बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नए हफ्ते का आगाज हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं। आज पीर हैं और ये इमरान हसन है। ये इमरान हसन है। मंडे के दिन सुबह सुबह जब आते तो इमरान इतने जोन आउट होते हैं, आप इनसे पूछते क्या हुआ, आप किस जोन में आ रहे हैं, कहते हैं आपको नहीं पता आज पीर है। वैसे नॉर्मली लोगों का ना मंडे का आगाज ऐसे ही होता है, कभी आप संडे के उससे नहीं निकल रहे होते कि अच्छा आपने वीकेंड गुजारा है, खत्म भी हो गया। तो ये वाला मामला हम सबके साथ होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं जी आपके वीक का आगाज बहुत अच्छा हो, और अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है। बहुत अच्छी विंटर्स जा रही हैं। बर्फबारी का आपने जिक्र कर दिया। इस्लामाबाद में टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि आई थिंक 1 हो गया होगा, क्योंकि कल मैंने शाम को सुना था और फिर सुबह तक यही खबरें चल रही थी। तो इसका मतलब ये कि रात को तो शायद नुक्ता जमात से गिर भी गया हो, लेकिन ये कम से कम है। उसके अलावा पाकिस्तान के दीगर जो इलाके हैं, जिसमें बलोचिस्तान के इलाके हैं, हमारे बालाई इलाके आपको दिखा भी रहे हैं, वहाँ पे भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है और खूब जारी है। लेकिन स्टिल आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप सैर तफरीह के लिए भी जा रहे हैं, जिन लोगों को ऑफ है, दीगर मामलात हैं, तो आप प्लीज एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि नॉर्मली इस वेदर के अंदर हम कोशिश तो करते हैं कि हम एंजॉय करें, लेकिन कभी कभी खुदा ना खास्ता वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको सफर करना पड़ सकता है। और रिसेंटली हमने ये मामला मरी के अंदर भी देखा है, तो लिहाजा आपने बिल्कुल एहतियात करनी है। मौसम को एंजॉय करें, इस्लामाबाद या दीगर इलाकों से जो भी स्नोफॉल देखने जा रहे हैं, लेकिन एहतियात जरूर करें। साने मरी की भी रिपोर्ट आ गई है, इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया गया है। उम्मीद है कि आज ये रिपोर्ट पेश की जाएगी सीएम पंजाब को। देखते हैं कि क्या अब तमाम तर दावों के बावजूद कार्रवाई भी होगी उस इंतजामिया के खिलाफ जो कि 22-23 लोगों की जान के जाने का बाइस बनी। इस पर भी हम बात करेंगे। विद दैट पॉलिटिकली टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मुसलसल बढ़ रहा है, इस पे हमने बात करनी है। वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू इन दिस फर्स्ट शो। और इसके अलावा आपको सफर के हवाले से भी आज बस वंस अगेन मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब साथ होंगे। देख लेते हैं खुलासा आज की हेडलाइंस में। मुल्क की सियासत में फिर डील की बाज़गश्त। ऑपोजिशन की बजाय हुकूमती शख्सियात के शरीफ खानदान की डील से मुतल्लिक मुतज़ाद दावे। सानिया मरी की तहकीकात मुकम्मल, वाक़े की जिम्मेदार इंतजामिया करार। इंक्वायरी रिपोर्ट आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश किए जाने का इम्कान। सिंध बल्दियाती निज़ाम पर ऑपोजिशन का एहतजाज। जमात इस्लामी का शाराए फैसल पर मार्च और धरना। कराची को वडेरों से आजाद कराने का ऐलान। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर का जोर। कराची में हर 100 में से 40 अफराद कोरोना से मुतासिर। हुक्मरान पाबंदियों से मुताल्लिक शशो पंच का शिकार। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। 6 किताबों की मुसन्निफा 6ठी जमात की तालिबा ऐसल वहीद होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लाहौर हॉल रोड के मशहूर मटन चने। हेडलाइंस आपने जानी, आपको पता है सेगमेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। वैसे तो ये ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन आज जिक्र है कुछ सिंध का, जिसके बल्दियाती निज़ाम पर इस वक्त जो माजराई है वो रूज पर है। पॉलिटिक्स रूज पर हो रही है, खूब जिसे कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। सिंध की तमाम अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी एक तरफ है और तमाम जमातें एक तरफ है, और इसके खिलाफ इस वक्त जो अपोजिशन है वो एहतजाज भी कर रही है। जमात इस्लामी गुज़िश्ता 17 दिन से सूबाई असम्बली के बाद धरना दिए बैठी है, और गुज़िश्ता रोज़ भी जमात इस्लामी ने जो सबसे मारूफ और मसरूफ शारा है कराची की, शाराए फैसल, वहाँ पर अवामी मरकज से सिंध असम्बली बिल्डिंग तक एहतजाजी मार्च किया और मुख्तलिफ मकामात पर धरना भी दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान साहब ने इस मौके पर ऐलान किया कि कराची से वडेरों जागीरदारों का कब्जा छुड़ाएंगे, अवाम को आज़ाद कराएंगे। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, इसमें PTI, MKM और GDA शामिल है, उन्होंने भी मोर्चे संभाल लिए। दूसरी जानिब 2 दिन पहले आपको याद होगा फवारा चौक पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो अलामती धरना दिया था, इसके बाद पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 27 फरवरी
को घोटकी से कराची तक मार्च का भी ऐलान किया गया है और सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इस बल्दियाती कानून को वापस ना लिया गया तो सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और पूरा सिंध बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह भी ऐलान किया कि अगले हफ्ते से बिलावल हाउस और 3 तलवार क्लिफ्टन पर एहतजाज और धरना देंगे और फिर न सिर्फ बल्दियाती कानून वापस कराएंगे बल्कि वजीर आला हाउस भी खाली कराकर पूरा सूबा वापस लेंगे। लेकिन पीएसपी का मौकिफ है कि अगर पीटीआई और एमक्यूएम के जो अरकान असेंबली हैं वो बल्दियाती एक्ट को की कॉपियां फाड़ने की बजाय असेंबली में ही धरना देकर बैठ जाती तो पीपल्स पार्टी ये कानून पास नहीं कर सकती थी। वफाक में शामिल दोनों जमातें एहतजाज करके जो कहले खून के जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं और सिंध हुकूमत जो है ताहाल अपोजिशन के सामने डटी हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भरपूर लफ्जी मुकाबला भी किया जा रहा है। सईद गनी का कहना है कि किसी को कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। अपोजिशन जमातें अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कराची में जो कहने फसादात करवाना चाहती हैं लेकिन उन्हें पहले भी नाकामी हुई और अब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उनसे जरा बात करते हैं। हाफिज साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? सुबह खैर आपको? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि जो पीएसपी ने बात की है आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं कि जो अपोजिशन जमातें सड़कों पे शोर करने के बजाय अगर असेंबली के अंदर ही ये धरना दे देती तो ये कानून साजी ही ना हो पाती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको नहीं लगता कि जितना इस प्रोसेस के ऊपर एहतजाज होगा बल्दियाती इंतखाबात का अमल उतना स्लो होगा उतना ही आवाम तक उनके बुनियादी हकूक़ की जो फराहमी है उसके अंदर भी एक रुकावट आएगी? इसको जल्दी से हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि अपोजिशन का जो रोल है वो तो खैर ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। 1.5 महीने बाद 27 नवंबर से अमल शुरू हुआ है। 1.5 महीने बाद उन्होंने एक दायरा किया है, वो भी ज्वाइंट, और वो भी आधा घंटे की धरनी दी है और चले गए। ठीक है ना, तो ये तो खैर उनकी बात पीएसपी की बिल्कुल सही है कि जो रोल उनको प्ले करना चाहिए था वो नहीं किया और कर भी नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई और एमक्यूएम है वो वफाकी हुकूमत में भी है और कराची के साथ अपने जो उनके करने के काम है वो उससे ज्यादा बदतरीन सलूक कर रहे हैं और उन्होंने ही कोटा सिस्टम को मजीद 40 साल के बाद जो है वो मजीद गैर मुद्दत के लिए बढ़ा दिया है गैर तौर पर। उन्होंने ही जो है वो हमारा के इलेक्ट्रिक का माफिया हम पर मुसल्लत किया हुआ है। वफाकी हुकूमत ने हमारी गिनती आधी कर दी, हमें गिनाई कम गया और उसने नोटिफाई कर दिया है। वफाकी हुकूमत ही हमारे पानी की कटौती कर रही है और उसने हमें 1% पानी भी नहीं देती है, तो उनका मसला है। और वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। ये 17 दिन का हमारा धरना नहीं होता तो शायद वो मुजाहरा भी ना करते। उनको छोड़ दीजिए आप, उनका क्या लेना देना। अब आ जाइए आप इस बात पे कि आप कह रहे हैं ना डिले होगा तो बुनियादी देखिए जो बल्दियाती कानून ये 2013 के बाद ये लाए। 2013 में जो कानून लाए उसमें उन्होंने तकरीबन 70-80% इख्तियारात ले लिए थे। जिस शहर में जो है वो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दें, कचरा उठाने का निजाम भी खुद से तश्कील दे दें, जहाँ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड यानी पानी और सीवरेज के ऊपर मेयर का दखल ना हो, जहाँ पर तमाम तालीमी इदारे जो पहले डिवॉल्व हो चुके थे ले लिए, फिर उसके बाद सेहत के बहुत सारे इदारे ले लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जो रह गया था 350 डिस्पेंसरियाँ थी जैसे खेल क्रिकेट के वो भी ले लिए इस में, और जो एजुकेशन के एमसी के 1000 स्कूल थे वो भी अपने पास ले लिए। और इसी तरह उन्होंने तमाम तर चीजों अस्पताल शहीद नाम सुना होगा आपने जी। और इस तरह के जितने भी नेमतुल्लाह खान ने एक दिल का अस्पताल बनाया था दिल के में बड़ा ले लिया। KMDC कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज उसको भी ले लिया। अब पीपल्स पार्टी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो ऐसी लूली लंगी अंधी बेरी बल्दिया और मेयर जो इतना बेख्तियार होगा तो वो क्या डिलीवर करेगा। हमारा मुतालबा यही है, काश के अपोजिशन अगर अपना रोल अदा करती। 2013 में एमक्यूएम इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, दोनों ने मिलकर ये किया था। पता नहीं किस बात पे रो रहे हैं वो। और उसके बाद 1 साल तक वो हुकूमत में रहे थे। और अब भी असल ताकत जो है पीपल्स पार्टी की ये सब कार्रवाइयों की वो अपोजिशन ही है। पीटीआई और एमक्यूएम कराची को ऑन नहीं करे। जमात इस्लामी बहुत सीरियस। अच्छा, ये जो आप लोगों ने अपने सारे कंसर्न्स आपने अभी हमें बताए भी और ऑब्वियसली आप लोग धरना इस हवाले से रहे हैं और आपके जो मुतालिबात है ओवरऑल, पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हमने वक्त में एक जो धरने में एक वक्त भी भेजा था, हम मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन जमात इस्लामी ने जो मुज़ाकरात है उसे इनकार कर दिया है। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऑफर आई थी तो उसको मुस्तरद क्यों किया? क्योंकि टेबल टॉक या दीगर मामलात बातचीत से मामलात बेहतर तौर पर हल किए जा सकते हैं। तो आप लोगों का इतना स्ट्रिक्ट स्टांस क्यों है इस चीज़ को लेके कि आप लोगों ने मुज़ाकरात जो पेशकश है उसको भी मुस्तरद किया?
नहीं मुस्तरद नहीं किया। जिस दिन वो आए थे उन्होंने मुज़ाकरात किए। हमने तो पहले दिन से कहा था कि हम आपको गोलियां चलाने थोड़ी है, लड़ने थोड़ी है, बातचीत करके मसला हल करते, आज चले जाएंगे। वो पहले दिन आ जाते, हम पहले दिन चले जाते अगर बात प्रॉपर अमली इक़दाम करते। वो जब आए तो उन्होंने कहा हम 1-2 चीजों का ऐलान कर देते हैं, धरना। हमने कहा नहीं, धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। उन्होंने एग्री किया, ठीक है। उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, हमने भी कमेटी बनाई। 4 दिन तक वो नहीं आए, हम अपना काम करते हैं। उसके बाद वो आए, उन्होंने एक मुज़ाकरात किए 3 दिन पहले, और उसमें काफी चीजों पर डिस्कशन हो गया है। हमने अपनी चीजें दे दी, उन्होंने अपनी बात बता दी है, और उसके बाद जो है वो आज फिर मुज़ाकरात होंगे। ऐसी बात नहीं है, जमात इस्लामी एक सीरियस पार्टी है, हमें सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग थोड़ी करनी। तो अभी कहाँ तक पहुंचे आपके मुज़ाकरात, किन नुकात के ऊपर बात हो रही है? देखिए, हमारी बुनियादी बात तो ये है कि ये जो कानून ये आखिरी वाला है ना, ये तो इनको वापस, ठीक है ना। इसमें तो ये सारी डिस्पेंसरियां और सारे अस्पताल और ये सब तो इनको लेना। और ये आप कह रहे हैं कि मुकम्मल वापस लेना होगा, इसका कुछ हिस्सा नहीं, मुकम्मल वापस लेना। जाहिर है, देखिए एक्ट का तरीका ये होता है कि इसमें कुछ एंट्रीज इन्होंने डिलीट की है जिसके नतीजे में या ऐड की है, तो उसके नतीजे में जो है वो इख्तियारात इनको मिल गए, उन एंट्रीज को ये खत्म कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें पिछली बहाल हो जाएंगी। लेकिन हमारा कहने का मकसद जो बहुत अहम बात है हमारा जो है वो ये कि हम चाहते हैं कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त आपके वोट से हो, तो और इसमें पीपल्स पार्टी को एतराज करना नहीं चाहिए। हम अपनी जमात के लिए तो नहीं मांग रहे, हमें तो पता नहीं कौन जीतेगा। हम तो कराची के आवाम के लिए, ताकि एक पावरफुल मेयर होगा और तमाम ट्रांसपोर्ट हम चाहते हैं जो हमारे यहाँ बहुत सारी डिवॉल्व करने के बजाय दोबारा ले ली है, जो ऑलरेडी डिवॉल्व हो चुके थे इदारे, यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, KBCA यानी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इन सब चीजों का बल्दियात से ताल्लुक होता है ना, तामीरात का, ट्रांसपोर्ट का, बड़े प्रोजेक्ट्स है उसमें मेयर का रोल, वाटर बोर्ड में उनका रोल। तो हमारे कोई मुतालबा भी गैर तो हाफिज साहब, इस बात का फिर कैसे यकीन है कि एहतजाज से ये मसला हल हो जाएगा, या इस बात को आप क्यों क्योंकि आपकी पार्टी तो बहरहाल एक जमहूरी पार्टी है, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हैं, कोई भी पार्टी उसको अगर किसी चीज़ पे एतराज़ हो, वो कल अपने वर्कर्स को इकट्ठा करे, मेन किसी शाहराह को बंद करे और कहे कि नहीं इसको मेरे कहने पे चेंज करो, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो आपका अगर दौर हो कोई और करे तब भी ठीक नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, या किसी का दौर हो आप करे तब भी ठीक नहीं होगा। आईनी तो है, एहतजाज तो आईनी। लेकिन हम कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं कर रहे ना कि हमारे इस कारकुन को रिहा कर, है ना। हम ये तो नहीं जो माजी में होता रहा, हड़तालें भी हुई, जलाओ गिराओ भी, और ये सारे काम करते रहे। उसी जलाओ गिराओ के नतीजे में 35 साल कराची में सफर किया और ये सब मिलकर हुकूमतें करते, हुकूमतों में शामिल रखते रहे। ये तो जायज बात कर रहे हैं, आईनी जमहूरी कानूनी। देखिए, हम हाई कोर्ट भी गए, हमारी पिटीशन वहां भी मौजूद है, और हमारी ही पिटीशन है जिस पर जो है ना प्रोसीडिंग, बाकी लोगों ने तो टेक्निकली ठीक किया ही नहीं था, शुरू में चले गए जब बिल था, जब तक एक्ट ना बने तो बिल के ऊपर तो पिटीशन होती है, तो सबकी पिटीशन आगे पीछे हो गई। वो तो हमने प्रॉपर दोबारा जमा कराई, अब नोटिस हो गए, हमने तमाम तरमीमात जमा कराई सब। हमारा एक मेंबर है, उसने तजावीज भी दी हमने पहले अपने जब उन्होंने मांगी थी, और तरामीम भी जमा कराई, किसी और ने इस तरह काम नहीं किया। तीसरा ये कि ये भी हमारा जमहूरी हक है, ये कोई पाकिस्तान एक जमहूरी। तो आपकी तजावीज अगर अब यहाँ पे दोहरा दें, एक तो आपने कहा कि मेयर का जो इंतखाब है बराह रास्त होना चाहिए, और भी कुछ तजावीज हैं इस अमेंडमेंट को लेकर? मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। जो यूनियन कमेटियों की तादाद है ना, कराची में इन्होंने रखी है 235, ठीक है, जो है 65,000 एवरेज की आबादी, जबकि कराची की आबादी ऑलरेडी कंप्रोमाइज है। ये लोग भी कहते हैं, खुद सिंध हुकूमत कहती है क्या होता है, सिंध की आबादी कम काउंट की गई, तो जाहिर सिंध में कराची की कम काउंट की गई है ना। तो जब ये ऑलरेडी कंप्रोमाइज है तो समझ ले कि ऑफिशियली 65,000 की आबादी और प्रैक्टिकली तकरीबन 1.25 लाख और 1.5 लाख की आबादी के ऊपर एक यूनियन कमेटी बनाई। जबकि जो इंटीरियर अदर देन कराची है उसमें अर्बन भी और रूरल भी दोनों, ये गलत बयानी से काम लेते हैं जब कहते हैं कि रूरल और अर्बन में फर्क होता है। अर्बन भी और रूरल भी वो 15 से 20,000 के एवरेज पे बना रही है, तो हमारी जायज बात नहीं है। कराची ने क्या कसूर किया है? ठीक है, शहर और देही में एक फर्क होता है, वो आप रखें 10%, 20%, 25%, ये आपको ठीक है होता है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि यहाँ की यूनियन कमेटियां जो है वो आप 233 रखेंगे और अदर दिन कराची जो आबादी आप जो है वो उसमें आप रखेंगे 1300, 1400? ये नहीं होना चाहिए। और उनको चाहिए कि यहाँ की यूनियन कमेटियां छोटी होंगी, लोगों के गली मोहल्लों के काम होंगे। नाजायज बात तो नहीं है, जायज बात है, लॉजिकल है। तो हमारी जितने मुतालबात हैं और जितने इदारे हैं जो जिनका ताल्लुक बराह रास्त बल्दियात से है, रोजमर्रा के कामों से है, सफाई से है, कचरे से है, पानी से, उन सबको मेयर के माध्यम से होना चाहिए। अगर अच्छा, अब आगे की स्ट्रैटेजी पे आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर जो पीपल्स पार्टी है बल्दियाती कानून वापस नहीं लेती, तो आप लोगों की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? आप लोग ये एहतजाज इसी तरह से जारी रखेंगे या मजीद, या आप अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज लेकर आएंगे? देखिए, एहतजाज अभी हुआ क्या है, आप असल में शायद ये समझ रही हैं कि हमने एक एहतजाज किया और उसके बाद जो है वो दूसरे पॉइंट स्कोरिंग। हम बहुत सीरियस हैं। हम 18 दिन में हमने सर्दी निकाली है, पूरी चल रही है, अभी है, बारिशें हुई हैं यहाँ पर, लोग नहीं गए वापस।
खवातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, और यही धरना रहते हुए हम पूरे शहर में धरने दे रहे हैं। कई शारा फैसल पे आपने देखे होंगे वो, आपने जो उसके जो ड्रोन व्यूज, मीलों लंबी जो है ये कराची तब्दील हो रहा है, वो उस सियासत से बाहर आ रहा है जो है वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स थी। अब कराची बेदार हो रहा है कि भाई हमारी बच्चों की किस्मत में ये नहीं है कि हम बच्चे खाए। कोई एक बस सरकार की नहीं चलती यहाँ पर रक्षे और चिंचियां, ग्रीन लाइन उन्होंने दी हुई है तो वो अधूरी बनाई है और खैरात में दे रहे हैं। भाई हमारा हक है, हम टैक्स देते हैं पाकिस्तान को, हम जो है वो आधी मईशत हम चलाते हैं, तो हमारा हक बनता है ना कि। लेकिन इसमें फिर एक सवाल हमेशा आपसे बल्कि अक्सर पूछा जाता है कि ये आपकी जो स्ट्रेंथ है जो रोड के ऊपर आप दिखाते हैं, ये आप पॉलिटिकली अपने मैंडेट में कन्वर्ट फिर क्यों नहीं कर पाते कि आप असेंबली के अंदर जो आपकी आवाज है वो इतनी मुअस्सर हो, आपकी इतनी पुरानी जमात है और बड़े आपके ट्रेंड कारकुनान हैं, आपको पॉलिटिक्स का आपकी जमात को बहुत अच्छे से समझ है, उसके बावजूद यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस रोड स्ट्रेंड इनटू अ पार्लियामेंट्री मैंडेट। इसकी क्या फिर वजह है? We are continuously not only creating but fastly moving towards success। देखें आप जो है, हमने कैंटोनमेंट के इंतखाबात में एमक्यूएम को 1/3 वोटों से शिकस्त दी है। ये बता दूं मैं, ये अभी आप देखिए स्टेटिस्टिक्स अभी हुए हैं, 1 साल भी नहीं, 6 महीने हुए हैं। हमारी जो स्ट्रगल है ना कराची के हुकूक की, इसने सबको पीछे छोड़ दिया। ये नॉन अपोजिशन ने एहतजाज 15 दिन हो चुके थे मैं धरना दिए हुए, भी नहीं। इस पर एमक्यूएम जो है ठीक है, मैंडेट तो उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप साहब मुख्तसरन ये कि अगर आपके मुतालिबात नहीं माने जाते, जब तक नहीं माने जाते, आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म नहीं होगा या कहीं कोई नेगोशिएशन हो जाएगी? नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एहतजाज खत्म हो गया तो मरकज बन गया तो शहर में जा जाता है। तो कल कहा है वहाँ लोगों से, वहाँ से कंसेंट दिया है कि हम पूरे शहर की शाहराहों पर हर 2-3 दिन के बाद कितने ही बड़े मार्चेस करेंगे, इनका नाश्ता बंद कर देंगे, इनको करना पड़ेगा, शहर को हक देना पड़ेगा, हमारी किस्मत नहीं है। ठीक है, और हम सब कुछ करें और उसके बाद भी हमें कुछ ना मिले, हमारा हक है। चलें हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका नैरेटिव हम तक पहुंचा। पीपल की हुकूमत चूंकि हमारे साथ मौजूद नहीं थी तो हमने कोशिश की है कि हम वो सवाल पूछें जो इस वक्त जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है उस पर हम बात करें। बाकी जो उनका क्रिटिसिज्म है इसका जवाब हुकूमत या पीपल्स पार्टी देने का हक महफूज रखती है। आगे बढ़ते हैं। आपको एहतजाज के हवाले से हमने बताया, इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि रशीद नाज एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, पश्तो के बड़े मशहूर वेटरन एक्टर हैं। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं इस वक्त इनको अपनी स्क्रीन पर भी, हमने बहुत सारे ड्रामास के अंदर इनको देखा है। उनकी डेथ हो गई है अब से कुछ देर पहले। ये बताया जा रहा है कि आज उनकी जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। आपने पाकिस्तान टेलीविजन खासतौर पे जो पेशावर सेंटर के बहुत सारे ड्रामाज हैं उसमें वालिद का या एक मस्बत कैरेक्टर के तौर पे आपने इनको देखा होगा, तो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और उनको जन्नत नसीब करे। इस खबर के साथ एक बड़ी जबरदस्त वीडियो हमने कल देखी, वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया पर। कोक स्टूडियो का जो पहला सीजन 14 का पहला सॉन्ग रिलीज हुआ, उस रिलीज से बीटीएस की एक वीडियो आई जिसमें आबदा परवीन और नसीबुलाल परफॉर्मेंस से पहले एक दूसरे भाई पहले तो मुझे उस गाने की तारीफ करने दें, वो गाना इतना जबरदस्त है। ओह यस, जुल्फ़िकार जब्बार खान उन्होंने कमाल कर दिया है। कोक स्टूडियो के हवाले से हमने पिछले कई सीजन्स में देखा, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अभी इस वीडियो की हम जरूर बात करेंगे। ये जो वीडियो है, इतने जो कह लें एक हम्बल तरीके से दोनों जो ये फनकार हैं इन्होंने एक दूसरे को मिले हैं परफॉर्मेंस से पहले, और ये ऑडियो आपको सुनाते हैं जो नसीबुलाल साहिबा का जेस्चर था और जो आबदा परवीन साहिबा का आगे से रिस्पॉन्स था। नसीबुलाल साहिबा जो कि अपने टाइप की म्यूजिक के अंदर उनका भी बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने उठकर उनके पांव को हाथ लगा के उनके मिलना मुनासिब समझा और एक ट्रू पिक्चर आई उस जुमले की जो कहा जाता है कि अदब पहला करीना है। इमरान नसीबुलाल साहिबा ने जिस तरह का म्यूजिक हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है, जो उन्होंने कर दिया है, उनके जो सारे म्यूजिक का एक जॉनरा था उसको तब्दील करके उन्होंने रख दिया। और जो एग्जैक्टली जो गाना हमें सुनने को मिला है पहला कोक स्टूडियो का, इसने एक ट्रेंड सेट किया और इतना सूदिंग एक सॉन्ग, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो ये गाना जो तू झूम है जिसमें नसीबुलाल और आबदा परवीन साहिबा का पहला गाना जरूर सुने, आपको बहुत मजा आएगा। मैं तो ऑन रिपीट चल रहा है। हाँ, तो ये हमने आपको वीडियो दिखाना जरूरी समझा कि आप भी शेयर कीजिए आपके साथ। अभी मैं जिंदगी में भी ब्रेक जरूरी है। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हेडलाइंस में हमने आपको बताया था एक सरप्राइजिंगली अमेजिंग बच्ची से आपकी मुलाकात करवानी है। 6ठी जमात की तालिबा हैं जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में
एक काबिल तारीफ कहना चाहिए कारनामा सर अंजाम दिया है और सबको हैरान किया है। हम आइसिल वहीद की बात कर रहे हैं जिनके हवाले से बताएं तो बड़ी तख्लीकी जहन की मालिक हैं और उनका शुमार इस वक्त ऐसे क्रिएटिव माइंड्स के अंदर होता है जो अल्फाज को तहरीर की शक्ल देकर पढ़ने वालों को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। शी इज़ एन ऑथर, पाकिस्तान की 11 बरस की ये बच्ची हैं और 6 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। आइसिल वहीद ने बल्गारिया के बैनुल अक़वामी तहरीरी मुकाबले में शिरकत भी की है और अपनी तहरीर अ डे इन द लाइफ ऑफ पेंसिल पर चौथी पोजीशन भी हासिल की है और वो पहली पाकिस्तानी तालिबा हैं जिन्होंने बल्गारिया के इस तख्लीकी तहरीरी मुकाबले में शिरकत भी की। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए कोई कुछ अचीव करे और वो हमारे साथ एक्सप्रेसो का हिस्सा ना। आइसिल वहीद हमारे साथ मौजूद है। आइसिल, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइसिल, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट माशाल्लाह, कैसा लगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके? आपने 6 बुक्स लिखी हैं, आप ऑथर हैं, तो अपनी इन बुक्स के हवाले से, अपनी क्रिएटिविटी के हवाले से हमें बताएं। Well, I got inspired from lots of different things, like the simple things in life. Like, for example, in A Day in the Life of a Pencil, I got inspired by just little things like pencils and copybooks. Okay. It's the tiny things in life that matter, and mistreating them would be wrong. Because with that pencil, you could do something amazing. Acha, that's great. So, how was the experience to write about a pencil? Because usually we used to write with the pencil, but you were the one who was writing about the pencil. So, how did you get that feeling a pen might has? How did you wrote that? Oh, well, I know that some people in my class usually throw their pencils around or just leave them lying around or even lose them. And I thought, what would it feel like to be a pencil? To feel the pain. And so I decided to write about that. Wow. ठीक हो गया। आइसिल, अपनी इस बुक के हवाले से आपने तो बताया, लेकिन इस कंपटीशन के हवाले से हम जरूर जानना चाहेंगे। इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने मुल्कों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आपकी बुक में ऐसी क्या बात थी कि आपने 4th पोजीशन हासिल की? Well, in that competition, I think there were lots of I think more than 1,000. I'm not sure. Okay. And people from all around the world were participating, and I think I won 3rd. We had basically an hour to write a story, and they gave us the topics. Okay. अच्छा, तो यूजुअली आपकी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है या जो पढ़ने वाले हैं आपके जो रीडर्स हैं, आई मस्ट से, वो कौन से हैं? क्योंकि आप तो इंग्लिश में लिख रही हैं और बोल भी आप इंग्लिश रही हैं। यूजुअली हमारे यहाँ तो बच्चे ज़्यादा उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू समझते हैं और उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है। तो आप क्या ऐसा भी कुछ इरादा है कि आप ज़्यादा उर्दू को फोकस करेंगे आने वाले वक्त में? कुछ ऐसा भी है? Well, my father brought up the idea of translating my books, and well, we're hoping that we can translate my books into different languages, so more people can read them. Okay, so is it always the objects that you feel around, like you're talking about a pen or a pencil, or it can be something about the humans as well? You can somehow narrate the stories about the people around, or what kind of focus you have to see. If he asks you about your future plans or future writings, what are you focusing on? Well, the books I've written so far are on different things. Like, for example, in A Day in the Life of a Pencil, like you've said before, I wrote about a pencil. But in The Demon's Hatred, I talked about a girl. Okay. And a girl who goes on a picnic with her aunts and her brother. In the future, I want to write about something else. Something I've not written so far. Something, different. I got inspired by an author called Enid Blyton. Enid Blyton's books are magical to me. I love the way she described things and the way everything was written. It just seemed so inspiring to me. ठीक हो गया। आइसिल, मुझे ये बताएं कि आप इंस्पिरेशन किन ऑथर्स के लेती हैं? ऑब्वियसली, या आपने सिर्फ जो इंग्लिश लिटरेचर है या इंग्लिश में जो बुक्स हैं उनसे आपकी इंस्पिरेशन है, या आप उर्दू बुक्स भी पढ़ती हैं या उसको समझने की कोशिश करती हैं? Well, I can't read Urdu. I can talk, but not that much. Okay. कोशिश करें ना आइसिल उर्दू में बात करने की हमारे साथ, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस उर्दू समझती है, तो हम चाहेंगे आप थोड़ा सा उर्दू में बात करने की कोशिश करें हमारे साथ। अच्छा, जब पाकिस्तान में थी, न्यूज़पेपर मेरी मम्मी मेरे लिए रीड करती थी और फिर मैं
अच्छा, आप बहुत अच्छी लगती हैं, आप उर्दू बोलते हैं, अभी भी इंग्लिश तो चले, हम सब थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल ही लेते हैं, ठीक है। आइसल, सो एवरी आर्टिस्ट हु वर्क्स ऑन अ राइटिंग, ही ऑलवेज और शी ऑलवेज हैज समथिंग इन द बैक ऑफ द माइंड, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है जिसकी बेस पे उसकी वो क्रिएटिविटी जन्म भी लेती है, और अगर वो वाकया या वो इंसिडेंट या वो इंस्पिरेशन इतनी स्ट्रांग हो तो वो क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत से लोगों को इंस्पायर करती है। इज देयर समथिंग बैक ऑफ द माइंड आपके भी जो आपको इस तरफ लेके आती है कि आप लिखें इतनी छोटी सी एज में, क्योंकि इस एज में तो बच्चियां डॉल्स के साथ और वीडियो गेम्स के साथ खेल रही होती हैं जिस एज में आप लिख रहे हो? जब मैंने लिखना शुरू किया था तब 2020 में कोरोना बहुत ज्यादा था और मार्च में था और चीजें तब बहुत गंदी थी और सब न्यू था और सब बहुत कंफ्यूज थे। And I wanted to be the light at the end of the tunnel. I wanted to spread positivity because back then things were really horrible and everyone was confused and it was just so new. So I wanted to spread positivity in negative times. So, Saad, I would like to ask कि आपकी writings के अंदर what was that particular factor that actually impressed the people who were judging you in that competition? ऐसा क्या उनको लगा जिसकी वजह से they thought that you should be placed in like top 5 people? Maybe I think it was because of the fact that I gave words and I made a pencil talk because not that many people can think of that, and maybe it's that, but I'm not sure because they didn't let me know. So what does the pencil say, by the way? We'd like to listen from it. हमने कभी इस पे सोचा नहीं। Well, the pencil actually narrates its own story. I think it was called Bill, and it talked about its days. ठीक हो गया। आइसल, मैं आपकी एज के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों में इस वक्त बुक रीडिंग की जो एक हैबिट है उस तरह से डेवलप नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी होंगे, आई एग्री, बट अपने इर्द गिर्द जितने हम बच्चे देखते हैं उनमें बहुत कम रेशो है जो बुक रीडिंग की तरफ माइल होते हैं। सो बुक रीडिंग में ऑब्वियसली आपने बुक्स लिखी भी हैं, व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह की जो एक अट्रैक्शन होनी चाहिए बच्चों के लिए, या ऑथर जो बुक्स लिखते हैं उसमें क्या चीज़ लैक करती है जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, या हमने अपने बच्चों के अंदर वो हैबिट डेवलप नहीं की? इस हवाले से हम जरूर जानना चाहेंगे। I think reading is like a habit that needs to be developed. Like I've been reading since a very young age, and from there onwards, I've loved reading books. And so when my sister decided to publish her book, I thought, why don't I publish mine too? And so I started writing, and then my book got published. Chale, that's really impressive, Aisel, and all my tribute to your parents as well, who just made you to be like this and to be on a national TV and talk about this such an important and informative matter, I must say. Thank you very much once again for joining us, and wish you all the best for your all the way from Oman हमारे साथ। Oman, really, अच्छा, कुछ कहना चाह रही हैं आप आइसल? Thank you for having me. I'm honored to be here. Thank you so much, Aisel. बहुत शुक्रिया। We wish you very best of luck for your future कि आप इतनी ज़बरदस्त बुक्स और लिखें और सारे कंपटीशन जीतें। आइसल वही दोबारा साथ मौजूद थी, छोटी सी उम्र में ने 6 किताबें लिखी और बुक रीडिंग के हवाले से भी कही थी पढ़नी चाहिए। और हमारे देखने वालों में से भी अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया है ना, हमें इंस्टाग्राम पे बताइए, हम उनको भी लेकर आएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वो खबर जिसको हम पिछले कोई 2 हफ्ते से मुसलसल जिस पे बात कर रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, और अब सूरत हाल वहां पहुंच गई है जिससे आपको डरा रहे थे। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद कोरोना वायरस से अपनी जान की बाजी हार गए हैं। इससे भी अलार्मिंग ये बात यह है कि 4340 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसों की जो शरह है वो ओवरऑल कंट्री वाइड 8.71% हो गई है, यानी कि हर 100 में से तकरीबन 9 अफराद इससे मुतासिर हैं। एंड कराची में ये शरह तकरीबन 40% तक एग्जैक्टली हर 100 में से 40 अफराद कोविड में मुब्तला है। लाहौर में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सूबे भर के स्कूलों में तालिब इल्म को कोविड नमूने इकट्ठे करने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब NCOC की कोरोना के बढ़ते केसेस पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और पाबंदियों का नफाज आज से शुरू होगा। NCOC के मुताबिक आज से अंदरूनी मुल्क परवाज़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत दी गई है। और वफाक ने भी तमाम तर जो इस हवाले से इकदाम ना करने पर सख्ती कर दी है। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत अरसे से, बल्कि पिछले 2-3 हफ्ते से कराची में जब हम बात कर रहे थे, सिंध भर में केसेस बढ़
बढ़ रहे हैं और अगला नंबर लाहौर का हो सकता है। और अब शरह कराची में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें और लाहौर की बात करें, बढ़ना शुरू हो गई है एग्जैक्टली। तो ये जो अभी हम सख्तियों के हवाले से फिर हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह से स्ट्रैटेजी को बनाया जाएगा कि अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये क्योंकि ओमिक्रॉन वो वायरस है जो कि बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। इसकी स्प्रेड होने की जो कैपेसिटी है इन्फेक्ट करने की, वो पिछले वेरिएंट के मुकाबले में 12 गुना ज़्यादा है। तो ये इसकी तेज़ी से फैलने की जो वजह है, इसकी जो खासियत है, उसकी वजह से हमने देखा है कि ओवरनाइट जो है वो केसेस डबल हो रहे हैं, कि वो ग्रेजुअल राइज नहीं है बल्कि बहुत स्टीप वर्टिकल राइज है कि ओवरनाइट डबल हो रहे हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली अब टाइम आ गया है कि पाबंदियों को सख्त किया जाए। और मेन फोकस वही होता है कि जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसके स्प्रेड का जरिया यही होता है, तो उन जगहों के ऊपर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। और मास्क का इस्तेमाल तो जाहिर है कि वो मैंडेटरी है। अगर सबने मास्क लगाया हो तो बहुत हद तक जो है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न इस वक्त, हम सब पाकिस्तानी हैं, आप भी ओबियसली यू हैव अ फैमिली लाइफ, शादियों में जाते हैं हम लोग, और शादियां आजकल बहुत हो रही हैं, आपको पता है, मतलब शादियां ही चल रही हैं जिधर देखें। तो शादियों पे कोई इम्कान है कि आप लोग पाबंदी लगाएंगे? ये जो तकारीब होती हैं, इकट्ठा होना है, वहाँ पे क्या इम्कान है इसके? जी देखें, आज अभी NCOC का एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें तमाम वज़राए सेहत जो है वो शामिल होंगे और तमाम रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगी, और आज कुछ अहम डिसीजंस लिए जाएंगे। पर बहरहाल ये डिसाइड हो गया है कि जो शादियों पे मेनली मास्क उतरते हैं खाना खाने के लिए, तो वो खाने के दौरान जो है लोग बातें भी कर रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, वो मेन टाइम होता है जिस वक्त इसके स्प्रेड के चांसेस होते हैं। तो खाने पे पाबंदी लगाने की जो है वो तजवीज़ है कि शादियां लोग अपनी सादगी से जिस तरह भी है, वो जाहिर है कि अब ये ऐसी चीजें जिनको टोटली नहीं बंद किया जा सकता, मगर खाने पे पाबंदी ये तो ऑन अ लाइटर नोट डॉक्टर साहिबा, वैसे ही किसी को शादी में खाना सही ना मिले या तवज्जो ना मिले तो वो तो खानदान में मसले शुरू हो जाते हैं कि हमें तो खाना भी नहीं पूछा उन्होंने। आप पाबंदी लगा रहे थे तो खानदानों में बड़े झगड़े हो जाएंगे इससे। नहीं जी, वो बॉक्सेस की इजाजत तो दे दी है कि उनको पैक्ड लंच जो है उनको घर ले जाए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से अब क्या सिचुएशन है? बहुत सारे, क्या हुकूमत ने जो टारगेट सेट किया था वैक्सीनेशन को लेके वो अचीव हो गया है? और अभी जो सिचुएशन है, क्या इसमें वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे लिहाज से बेहतर है या स्मूथ है कि लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, या अभी भी लोगों के अंदर वो झिझक है वैक्सीन को लेके? देखिए, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल तो है जो कि अभी भी वैक्सीन से हेजिटेट कर रहे हैं और वो नहीं लगवा रहे हैं, मगर अब मैं समझती हूँ कि पहले के मुकाबले में सिचुएशन बहुत बेहतर है। दिन में आपके मतलब 7-8 लाख लोग जो है वो डोजेस लग रही हैं, बल्कि किसी किसी दिन हमने 15 लाख 16 लाख को भी टच किया है। और आने वाले दिनों में जो कैंपेन्स प्लान्ड है उसमें इंशाल्लाह ताला हम फिर उस फिगर को टच करेंगे कि हम 15-16 लाख पर डे डोजेस जो है उसको अचीव करेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारी 50% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन हम उनको कहते हैं जिन एज ग्रुप्स को अलाउ कर दिया गया, यानी कि 12 साल से बड़ी उम्र के जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी 50% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी हुई है, फुली वैक्सीनेट हो चुकी हुई है। और 16 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त हमारे मुल्क में वो है जिनको कम से कम एक डोज तो जरूर लग गई हुई है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी वैक्सीनेशन स्टेटस इतना बुरा नहीं है, आने वाले करने की जरूरत है लेकिन बुरा नहीं है। अच्छा, जहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन ज्यादा है, बिल्कुल आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वहीं पे मोर्टेलिटी इसमें काफी है, हमने देखा जो रेट है, जो रेशो है, तो क्या जो हॉस्पिटलाइज होने की रेशो है, जो लोग अस्पताल जा रहे हैं ओमिक्रॉन होने के बाद, उनकी रेशो भी उतनी ही कम है जितना खुदा न खास्ता बात की है, या लोग हॉस्पिटल्स पे प्रेशर की मद में ये सवाल मैं करूं कि वो कितना है? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कि वैक्सीन जो है वो बहरहाल इफेक्टिव इस तरह से है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी आप इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो कि हो रहे हैं लोग वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहे हैं, मगर सिवियरिटी ऑफ डिजीज बहुत कम है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, अर्ली रिकवरी है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अभी पीछे जो कराची में सर्वे किया गया था, जो कि जब ये ओमिक्रॉन का वहाँ केसेस बढ़े थे, तो ये पता चला था कि 80% लोग हॉस्पिटल में वो थे जिनको वैक्सीनेशन सिरे से हुई नहीं हुई थी। तो इस ये डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन है उससे आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज जो है उसको फर्क पड़ता है, और हॉस्पिटलाइजेशंस भी अभी इस वक्त भी जो मौजूदा सूरत हाल है, गो के केसेस ज्यादा है मगर हॉस्पिटलाइजेशंस उस तरीके से अभी हमारा बर्डन नहीं बढ़ रहा। और यहाँ मैं सिर्फ
करेक्शन कर दूं कि आपने कहा कि 100 में से 40 लोगों को ओमिक्रॉन ने 100 वो लोग जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं, हर 100 टेस्ट में से 40 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। और हुकूमत तौर पर तो कर रही है कि इस कोविड के हवाले से और ओमिक्रॉन के स्पेसिफिकली हवाले से एहतियात करें, लेकिन आप जब तक खुद एहतियात नहीं करेंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, तब तक हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। खाना कैसे छोड़ेंगे? ये कैसे? शादी लोग जाते ही खाना खाने के लिए, ये कोई गल नहीं, वेज हो रहा। मतलब खान साहब के दौर में ये भी होना था कि शादी में जाए, चलो अब ये भी खान साहब पे डाल मैं वैसे कह रहा हूँ कि बॉक्स लें और घर चले जाएं, यानी कि होम डिलीवरी। तो शादी वाले खाना घर ही भिजवा दें बॉक्स में डाल के। हाँ, फिर शादी और आप सलामी लिफाफे में डाल के भिजवा दें। कोविड नहीं, इनकी शादी नहीं हुई इसलिए इनको बातें आ रही हैं। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे मिनी बजट की मंजूरी के बाद हुकूमत की खुद एतमादी में इजाफा हो गया और एक बार फिर डील और ढील से मुतालिक बातें शुरू हो गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि अपोजिशन की बजाय हुकूमत की जानिब से डील और ढील की बातें जो हैं वो तवातर हो रही हैं। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की अहम शख्सियात वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब के गुज़िश्ता रोज़ के बयान देखें तो साफ साफ अल्फाज में शरीफ फैमिली से मुतालिक डील के इंकशाफात किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के जो बयानात हैं वो सामने आए और शहबाज गिल ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अपने समेत 4 शख्सियात के लिए डील के लिए हाथ फैलाया है। उनके मुताबिक शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि अगर उन्हें उनके बेटे हमजा शहबाज, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बख्श दिया जाए तो हम सब लंदन चले जाएंगे। और शहबाज गिल ने शरीफ खानदान को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि हमारी मजबूरियां खत्म हो गई हैं, डील और ढील जितनी मिलनी थी वो मिल गई। अब आपके सामने इमरान खान खड़ा है, एहतसाब होगा और जल्द ही शहबाज शरीफ सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल, ये तो हम सुनते ही रहते हैं, डील और ढील। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी वाज़ेह किया कोई डील नहीं है। दूसरी जानिब कल नून लीग की तरफ से ये स्टैंड आया कि जो हाथ PTI के सर पे था इस वक्त वो नवाज शरीफ के पाँव में है। बहुत ही सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ये सियासत किस जानिब जा रही है इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं ऑल द वे लाइव। बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। गुल साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह बखैर आपको। वंस अगेन द सेम पॉलिटिकल स्टैंड्स, द सेम स्टेटमेंट्स जो कि हम देख रहे हैं। आपका तज्ज़िया क्या है इस सूरत हाल के ऊपर? जो ये डील एंड अगेन डील की बातें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। इज देयर सम डील यू सी? देखिए असलान, जो लोग मजबूर होते हैं, फंसे हुए होते हैं, उनकी ख्वाहिश तो होती है ना कोई डील हो जाए। तो उसी ख्वाहिश की बरारी में कभी लंदन के दौरे होते हैं, कभी ये लोग यहाँ पे मुलाकातें करते हैं। उसमें यकीनन शहबाज शरीफ साहब बहुत डेस्परेट हैं कि किस तरीके से कोई अगर महदूद भी होनी है तो हो जाए कोई छोटी मोटी डील, क्योंकि बुनियादी मसला नवाज शरीफ साहब का है, मरियम सफदर का है। अगर वो यहाँ से चली जाती हैं या उनको जाने दिया जाता है, फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के लिए मैदान खुला रह जाता है। और मेरा ख्याल है डील वगैरह का जो कुछ अरसे पहले तक इनके दिलों में ख्वाहिशात पैदा हुई थी, उसको थोड़ी सी हवा भी मिली थी जब सरदार अयाज सादिक साहब लंदन से वापस आए थे। लेकिन उसके बाद वो सारा मामला ठप हो गया। अब तो मिनी बजट भी पास हो गया और हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि गुज़िश्ता 3 बरसों से, तकरीबन 3 बरसों से शेख रशीद साहब बार बार ये कह रहे हैं कि नून में से शीन निकल जाएगी। अब वो लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये सिर्फ उसी सूरत में निकलेगी जब नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फैसला कर लें कि वो खुद वापस आना चाहते हैं या आ रहे हैं, ना ही मरियम सफदर किसी भी सूरत में किसी भी ओहदे की उम्मीदवार हैं। जब ये फैसला हो जाएगा फिर शहबाज शरीफ साहब के कोई डील वगैरह होने के मेरा ख्याल है चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कोना मश्क है। इम्तियाज गुल साहब, इतनी बुरी PTI की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के बाद अच्छा कहते हैं, हम आवाम के नुक्ता नज़र से बात कर रहे हैं और कई दफ़ा हम खुद भी आपके साथ भी इनफैक्ट ये तनकीदी सेशन होता रहता है हमारा, उसके बाद। और आपको लगता है कि जो अपोजिशन कोई भी जमात है, चाहे वो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, उसे किसी किस्म की डील की ज़रूरत है? ना तो ये कोई उन पर करप्शन साबित कर सके, ना ये अपनी मुआशी कारकर्दगी बहुत अच्छी कर सके, तो उसके बाद आपको लगता है वाकई किसी डील की ज़रूरत है इन लोगों को? ऑलरेडी हुकूमत तो उनको एक NRO दे बैठी है, उनके लीडरान जेल में नहीं है, इनकी मुआशी कारकर्दगी बुरी है, दे ऑलरेडी एंजॉइंग द डील आई बिलीव। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, किसी हद तक तो एंजॉय तो कर रहे हैं, एक लिहाज से उनकी विंडिकेशन हुई है, यानी वो
गुनाहगार या जुर्म उन पे कोई साबित नहीं हो सका है। और ये हमारी प्रोसिक्यूशन की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की नालायकी भी है। वहां पे भी बड़ी करप्शन है। मतलब वो केसेस इतने खराब अंदाज में तैयार किए जाते हैं, रेफरेंसेस वगैरह, कि वो जब अदालत पहुंचते हैं तो वकील सफाई उनके बखिए उधेड़ देते हैं। और ये अक्सर केसों में हुआ है। तो बुनियादी तौर पे जितने भी इनके खिलाफ केसेस बने थे उनकी अक्सरियत मोटिवेटेड थी, यानी इनको जेरे प्रेशर लाना था। उसमें से निकलना कुछ नहीं था, क्योंकि जितने भी आमतौर पे काम हुए होते हैं इस अंदाज में होते हैं कि आप बराह रास्त किसी को गर्दन से, गले से नहीं दबोच सकते हैं। तो डील की जरूरत एज सच नहीं है, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर है। बाकी साल सवा साल रह गया है, उसमें पता चल जाएगा कि हुकूमत की कारकर्दगी कितनी अच्छी या ख़राब रही। उसमें बिलाशुबा आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो, महंगाई काफ़ी बड़ी है, लोगों की जेब पे वो समझते हैं कि डाका पड़ा है। अब वो किस हद तक ट्रांसलेट होता है वोट की सूरत में जब आइंदा इंतखाबात होते हैं, और किस हद तक वो वोट बैंक फिर वापस जाता है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की तरफ, वो जब आदादो शुमार सामने आते हैं तो पता चल जाता है। ठीक हो गया। शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मतलब बढ़ चढ़ के उन्होंने की। उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि 4 बड़े लीडरान ने मुलाकात की। शहबाज गिल साहब एक तरफ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने समेत 4 लीडरान के लिए डील की भीख मांगी है, तो और कुछ कह रहे हैं कि जी वो सलाखों के पीछे होंगे। इस सारी स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत की जानिब से तो डायरेक्टली जो कह लें अटैक किया जा रहा है और बहुत खुलकर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। जी, हमें लंदन से भी कोई ऐसी खबर आई थी। हमारे बड़े एक मशहूर सहाफ़ी हैं, वो लंदन गए हुए हैं और उनकी मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब से। तो वो बाहर उन्होंने अपने दोस्तों के कानों में जो खुसर फुसर किया, उनको जो बताया है वो ये कि नवाज शरीफ और उनके भाई ने अपनी तरफ से कोई ऑफर्स, पेशकशें की हैं कि हम ये कर, अगर आप इमरान खान को हटा दें, -1 कर लें, तो इधर से भी -1 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब मालूम नहीं है। देखिए, जो डील जब होती हैं वो किसी को कानों कान पर खबर भी नहीं होती है। तो ये बड़ा अच्छा है कि उन्होंने हमारे लिए ना एक सियासी कॉमेडी इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में। उसमें शहबाज गिल, शहबाज शरीफ, फवाद चौधरी, शेख रशीद साहब, इन सब ने हमारी तफरीह तबाह का और हमें मसरूफ रखने का एक तरीका ढूंढा हुआ है। और वो ये है कि आप एक दूसरे पे इल्जामात लगा, एक दूसरे के हवाले से, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिनुएशंस करते रहें, आपके बयानात मंसूब करते रहें, और फिर हम आप आके यहाँ पे तबसरे करते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा हकीकत नहीं है। मैं समझता एक मौजू पे पहले भी आपसे गालिबन डिस्कशन हुई थी, लेकिन अब चूंकि हर कुछ अरसे के बाद पीटीआई का एक मरकजी आदमी, एक मरकजी लीडर या पॉलिटिशियन वो सामने आता है, वो इमरान खान उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना शुरू कर देता है, और वो फिर मीडिया की खबर बनती है, कुछ अरसा बनती है। बड़े बड़े नामों को छोड़ दें, रिसेंटली परवेज़ खटक साहब की खबर आपने सुनी होगी, उनके बारे में बड़ी लीड्स बनी। नूर आलम साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया कि जो फ्रंट रो के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इनका नाम ECL में डाल दें तो मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। कल उनके खिलाफ फिर एहतजाज भी हुआ। फिर इसी तरह एक और उनके अहमद जवाद साहब जो हैं, जो उनके मरकजी सेक्रेटरी इतलात रहे हैं, वो इस वक्त उनके खिलाफ भरपूर प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप इस इंटरनल जो एक नुकसान है पीटीआई के अंदर या जो इख्तलाफ राय है, इस पे आपका क्या तबसरा है गुल साहब? देखिए, जाहिर है जो पार्टी में मुख्तलिफ इलाकों से शामिल लोग होते हैं, उनके अपने अपने, उस इलाकों के अपने अपने मसाइल होते हैं। नूर आलम खान ने या परवेज़ खटक साहब ने जो बात की है, जनरली वो ठीक है, इसलिए कि खुद मुझे भी, हमारा भी सारा घराना पेशावर में है। कभी गैस नहीं होती, कभी बिजली नहीं होती, और गुज़श्ता ये 5, 6, 7 साल से सिलसिला चल रहा है। वो ऐसे है कि जैसे होता है ना चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, कि वो शायद यतीम है, खैबर पख्तूनख्वा और उसके आसपास के इलाके। इसमें कोई शक नहीं है जो उन्होंने बात की है, लेकिन आप उससे इख्तलाफ अलबत्ता कर सकते हैं कि आया इस अंदाज में ये कौमी असम्बली में आके ये बात करना बनता था या नहीं बनता था। लेकिन पंजाब के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो जो बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं और वहाँ पे जो सहूलतें हैं, उनको वो आप सौतेलों की तरह सलूक नहीं कर सकते। हमें जब तक अगर आपने सौतेलों की तरह सलूक बंद ना किया, तो फिर यही होगा जो आप परवेज़ खटक साहब ने किया, नूर आलम खान साहब ने किया, अहमद जवाद साहब इतने शद्दोमत के साथ हुकूमत के साथ या पार्टी के साथ रहे हैं, हर जगह उन्होंने उसका दिफा किया है। लेकिन जाहिर है हम इन जैसे लोग जो हैं जहां भी जाते हैं उनको
फ्रस्ट्रेशन तो फिर होती है जब लोग उनसे और फिर ऐसे इन दी एंड शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर आप अदम एतमाद लाए, शौक पूरा कर लें, 12 के बजाय 24-25 अरकान आपके कम होंगे। और ये हुकूमत की हिस्ट्री इस हवाले से अच्छी है कि वो जब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे आते हैं अपने वोट्स को पूरे कर लेते हैं, चाहे अदम एतमाद हो, बजट हो, कोई भी मौका हो। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन बिल्कुल इस मामले में सिर्फ दावा ही कर रही है। हुकूमत अभी भी कॉन्फिडेंट है इसको लेकर कि अगले 5 साल यानी कि 2023 तक वो 5 साल पूरे करेगी। देखिए, हुकूमत कॉन्फिडेंट हो ना हो, हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हर वक्त इक़्तिदार के करीब रहना चाहते हैं। जिन लोगों की मदद से हुकूमत इस वक्त कायम है, इनमें से भी अक्सरियत वही है जो हर दफा ऐसी हुकूमत के पास, इक़्तिदार के पास रहना चाहते हैं जिस तरह मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती है। लिहाजा जो मर्जी दावे होते रहे, अदम एतमाद के होगा कुछ नहीं। ठीक चले, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका इशारा शेख आपकी तरफ नहीं था इस सूरत हाल को लेकर। खैर, अक्सर वो भी खुद कहते हैं कि मैं 7 दफा पार्लियामेंट में रहा, सबसे ज्यादा रहा, ये कहते हैं। आपने तबसरा सुना जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तंसर हुसैन तार साहब और वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब प्यार का पहला पंजाब पर। तो देखते हैं आज क्या बात हो रही है निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू हो रही है। उनकी बड़ी खूबसूरत किताब कूंजावान ममोलिया देश छड़े असजात सफ़ात ते बेस किया, पंजाब की लोक दानिश के क्या कहने, सूफिया की जो रवायात हैं, उनकी जो शायरी है, लिटरेचर है, पंजाब को जिस भी जहत में देखें तो बहुत ही खूबसूरत धरती है, बहुत ही ज़रखेज़ धरती है। तख़य्युल के हवाले से, ज़हानत के हवाले से, तख्लीक के हवाले से तो बड़ी कमाल धरती का नाम है पंजाब। और प्यार का पहला पंजाब जो है ये तार साहब की किताब है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। तार साहब, आपने अपनी किताब में शुरू में ही मुनीर न्याज़ी साहब का एक शेर कोट किया है और बेसिकली ऊपर है कि मुस्तंसर के लिए, ये न्याज़ी साहब ने लिखा, और आगे न्याज़ी साहब का शेर है कि ऐसा सफ़र है जिसमें कोई हम सफ़र नहीं, मंजर है इस तरह का कि देखा नहीं हुआ। 19/2/1998 की शाम, मुनीर न्याज़ी, लाहौर। अच्छा, न्याज़ी साहब का जिक्र आपने इस किताब में प्यार का पहला पंजाब में अंदर काफ़ी यानी तफसील सी किया है। और मुनीर न्याज़ी साहब जो हैं उनकी पंजाबी शायरी, मतलब क्या खूबसूरत शायरी थी। और तो न्याज़ी साहब के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि एक तो वो पंजाबी के कितने बड़े शायर थे और दूसरा ये कि उनसे आपका जो ताल्लुक़ वो कैसा था। मुनीर न्याज़ी के साथ मेरा जाहिर है कि भाई एक अदब का और उनकी शायरी के एहतराम का रिश्ता था। और बहुत एक ईद को बीमार भी थे, फिर भी किसी के सहारे हो मेरे घर। तो इसमें तो मतलब है कि 2-4 मिनट नाकाफ़ी हैं। बहुत बड़े शायर, और वो मतलब कि अब साबित हो रहा है कि जब दूसरे जो शायर थे वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो रहे हैं बाद अज़ मौत, मुनीर न्याज़ी उतना ही, जिस तरह मजीद अमजद है वो भी डेथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाद में आहिस्ता आहिस्ता होता है जब पब्लिक रिलेशनिंग ख़त्म हो जाती है, जब प्रोजेक्शन ख़त्म हो जाती है, सिर्फ शायरी बाकी रहती है। चुनाचे मुनीर पंजाबी में उन्होंने ज़्यादातर जो उनका कलाम है वो ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड है उर्दू के अशार से, लेकिन उनका वो जो लाजवाल कर गया कि एक शायर दे लोग भी ज़ालिम था, एक मैनू मरन दा शौक भी सी, वो पूरा जो है हिस्सा वो नज़म जो है। बल्कि उसकी इंटरेस्टिंग जो बात है कि मैं खटमंडू गया, वहाँ पे एक सरदार से मुलाकात हुई, उसको शेर व शायरी का शौक़ था। मैंने कहा जी मेरे तो कोई शेर नहीं है, हमारे एक मुनीर न्याज़ी हैं। तो उनको मैंने ये सुनाया कि एक ऊंज भी रावा औखियाँ सन, एक गल च गम दा तौक भी सी, एक शहर दे लोग भी ज़ालिम सन। ये पूरी मैंने जब उनको सुनाई तो कहने लगे कि ये तो ग्रंथ साहब में शामिल करने के लायक ये कलाम। वो मुनीर को मैंने बताया और मुनीर में कना बहुत, तो कहने लगे तार वो सिख ने बिल्कुल सही गल की थी। अच्छा, तो मुनीर उर्दू के बड़े शायर थे, वो बड़े शायर थे, लेकिन पंजाबी में हम उनको उस तरह शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाबी के बड़े शायर और मतलब नजम हुसैन सैयद है, वो मॉडर्न में फ़ख्र ज़मान भी हैं। मेरे फेवरेट जो है शरीफ कुंजाई हैं। अच्छा, उसके बाद
और बहुत से नाम, अहमद राई हैं, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जिस बंदे को पंजाबी का ये पूरे सिनारियों में सबसे बड़ा शायर मानता भी, मेरे मानने से कुछ नहीं होता, वो अपने आप को साबित करता, वो छाया हुआ है, वो है शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार में एक ख़ास पैटर्न है शायरी का, और वो पैटर्न सरासर पंजाब का है। बाकी जितने भी शायर मैंने नाम लिए ना, इनकी सिम्बलिज्म, इनका एक्सप्रेशन, इनके इस्तारे, वो तमाम तर पर्शियन पोइट्री की है। उनमें गोलोक बुलबुल भी हैं, परिंदे भी वहाँ के हैं, और फूल भी वहाँ पे हैं, और पौधे। शिव कुमार बटालवी की शायरी में सिर्फ पंजाब के बूटे, सिर्फ पंजाब के फूल हैं, और एक्सप्रेशन जो है वो इससे पहले, मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तुम्हारे नहीं माए मैं एक शिकरा यार बनाया है, मतलब उसकी नज़म जो है, मतलब इससे क्लासिक, आंसू नहीं माए उन्हों रोए बुल चिथ के, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे हैरत होती है कि इतनी जवानी में वो शख्स मर गया। और मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, और उसमें ये कहा गया कि भाई शिव कुमार बटालवी जो है, अगर आज किसी को बुल्ले शाह कहा जा सकता है तो शिव कुमार बटालवी। तार साहब, मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से ये भी कहा जाता है ना कि वो मतलब एक तो खूबसूरत आदमी थे, शायरी बहुत खूबसूरत, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह पढ़ते हैं कि वो एक नरगसियत, अनाप परस्त, और थोड़ा सा ये उनकी शख्सियत का बड़ा एक जुज़्व और बड़ा एक नुमाया जुज़्व के तौर पे नज़र आता है। तो ये चीज़ आपने नोट की? देखिए, नरगसियत के इल्ज़ाम हम पे भी लगे। मसला ये है कि इसकी, जब कोई शख्स हमारे यहाँ नरगसियत कहता है तो उसका एक नेगेटिव पहलू होता है। आप जानते हैं कि वो था, एक शहजादा था ग्रीक, और उसको जाके पानी में अपने आप को देखा और अपने इश्क में मुबतला, वो खूबसूरत बहुत, यानी वो शख्स खूबसूरत होगा तब उसमें नरगसियत आएगी, हर एक में नहीं आएगी। और उसका ये है कि अगर आप अपनी अप्रिशिएशन नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। मुनीर जो था उसमें अगर नरगसियत थी तो बिल्कुल वाजिब थी, हीरो बनने आया था, ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन। और मैंने दो लोगों को देखा है और उनसे मुतासर हुआ हूँ कि जो मैखार भी थे और बेहतरीन लिबास पहनते थे। मुनीर नियाज़ी का स्पॉटलेस होता था हमेशा लिबास, इसी तरह मंटो साहब का होता था। चुनांचे मुनीर में जो हैं खूबियाँ एज ए पर्सन, ठीक है, उसमें अना बहुत ही सब शायरों में होती है, और बहुत थर्ड रेट शायरों में भी होती है कि जनाब हमने ये जो कहा है ये कौन है जो कह सके। अगर मुनीर में थी तो उसमें ये भी था कि कौन है जो इस तरह की सतरें कह सके, उस बेवफा का शहर है और हमें दोस्तों और अश्क रवां की नहर, मतलब कहाँ तक हम जा सकते हैं। कल ही बात हो रही थी ससुराल फिल्म के गानों की। अच्छा। कि हमारी क्लासिक फिल्म जो थी रियाज शाहिद की बनाई, तो उसमें भी गाने मुनीर के थे, और उसमें जो पहली गज़ल हिट हुई है मेहदी हसन की, वो मुनीर की लिखी हुई थी कि जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने बुलाया नहीं। अब शक्ल का इस्तेमाल किसी और शायर में नहीं मिलेगा, सूरत लिखेंगे, चेहरा लिखेंगे, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। तो मुनीर बहुत मुख्तलिफ, बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि हिस्से शेर से उसकी मट्टी गूंदी गई थी और फिर उसको बनाया गया। दरअसल आप कटास राज गए, और कटास राज जो है उसकी क्या ज़बरदस्त किस्म की एक तारीख़ है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि कटास राज जो है वो इतना अहम तारीख़ी विरसे के तौर पे हमारे पास मौजूद है, तो दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि कटास का जिक्र एक तो हमारी निसाबी कुतब में कम क्यों है, और दूसरा जो है एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है मजहबी टूरिज़म की या रिलीजियस टूरिज़म की, तो उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। और शायद ये कोई सख्त इस्तेलाह हो जाएगी रिलीजियस टूरिज़म की, क्योंकि जिन लोगों का रिलीजन होता है वो शायद इसको इस्तेलाह को पसंद ना करें। मैं इसको कहूँ कि शायद हमने जज्बे खैर सगाली के लिए इसको इस तरह ओपन क्यों नहीं किया, जिसमें हमारे चले मौशी फ़वाइद भी हैं और तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन कटास राज को हमने इस तरह ओपन नहीं किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और फ़ायदा उठाने के अलावा जज्बे खैर सगाली के तौर पे जो भी यानी जिनकी मजहबी अकीदत है इस जगह के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उसको करना चाहिए था। आप इस हवाले से क्या कहेंगे?
वकार इसमें एक हमारी बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है हमारे यहाँ। मतलब कि हम सिख बरादरी को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छी बात। और मतलब है कि हिंदूज़ को बिल्कुल दरखुर इतना नहीं समझते। हालांकि देखा जाए तो 47 में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है उसमें सिख बवजूद ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिंदुओं ने नहीं किया, लेकिन हम उनको गले लगा रहे हैं। ज़ाहिर ये पॉलिटिकल सिलसिला भी होता है, आपको याद है कि भाई जो है करतारपुर एक वो तुरब का पत्ता फेंका ना खान साहब ने यक्का, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो हम उनके सारा कुछ बहाल कर रहे हैं। मैं अब ननकाना साहब गया हूँ, वहाँ पे जितने भी हैं पुराने, क्योंकि उनका तो मक्का मदीना ननकाना साहब है, लेकिन हम हिंदुओं को इग्नोर कर रहे हैं। और जबकि सिख यहाँ पे कम है और हिंदू ज़्यादा है पाकिस्तान में। चुनांचे थोड़ी सी हमारी मजबूरी भी है कि भाई हम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उनको बुरा भला कहना जो है वो ज़रूरी हो जाता है जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं ज़मीनी वो ये हैं कि बहुत बड़ी तहज़ीब थी हिंदू यानी इस खित्ते में, और कटास राज जो है चूँकि हिंदू तहज़ीब का मज़हर है इसलिए उसको ज़रा सा इग्नोर किया जाता है। लेकिन आप अगर कटास गए हैं तो कटास सिर्फ हिंदू तहज़ीब नहीं है, ये तो वहाँ पे एक स्तूपा के भी आसार है। यानी ये पूरा जो है कॉम्प्लेक्स जो है ये मुख्तलिफ़ औक़ात में हज़ारों सालों से किसी न किसी मज़हब के हवाले से या किसी न किसी इबादतगाह के हवाले से पहचाना जाता था, और फाइनली ये कटास राज में मुंतकिल हुआ। तो आई फील कि भाई क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो शिव के दो आंसू थे, एक यहाँ पे गिरा और एक कहीं अजमेर के पास गिरा, तो उस शिव के आंसू की हमें हिफाजत करनी चाहिए। हमें ऑफर्स भी हुई, लेकिन सम और द अदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, और स्पेशली मोदी साहब के आने के बाद आप जानते ही हैं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। हमें ये दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, वरना मैं समझता हूँ कि भाई ये कटास राज भी खुलना चाहिए, वहाँ होटल बनने चाहिए, और भी जितनी भी यादगारें हैं या उनके मशहूर टेम्पल्स हैं जो इग्नोर हो रहे हैं उनको बहाल करना चाहिए। अगर आप गुरुद्वारे बहाल कर सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं बहाल कर सकते। ज़बरदस्त। और कटास राज के हवाले से बिल्कुल आपने बजा फरमाया, कितनी खूबसूरत बात है कि कटास राज वो जो पूरा कम्प्लेक्स है उससे हर किसी की कोई ना कोई वाबस्तगी है। मतलब मुसलमानों के हवाले से कहा जाए तो अल बैरूनी के हवाले से उसकी एक सिग्निफिकेंस है कटास राज की, बुद्धिस्ट के हवाले से जिस तरह आपने स्तूपा का जिक्र किया है, फिर हरी सिंह नलवा की जो हवेली है तो सिखों के हवाले से भी है, हिंदुओं के जो मंदिर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा कम्प्लेक्स जो है ये चारों मज़हब जो हैं उनके हवाले से किसी न किसी हवाले से ये अहमियत रखता है। तो तार साहब ये जो अभी मैंने जिक्र किया हरी सिंह नलवा की, उसकी हवेली भी है हरी सिंह नलवा के हवाले से, और उनकी शख्सियत के हवाले से आपने मुख्तलिफ और अपने नावलों में या मुख्तलिफ और कुतब में आपने काफ़ी तफसील से जिक्र किया है और इस किताब में भी किया है। तो थोड़ा सा बताइएगा हरी सिंह नलवा के हवाले से। एक्चुअली मैं उसके अंदर नहीं जा सका, बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन हरी सिंह नलवा के बारे में मैं एक अर्ज कर दूँ। एक तो जो आपका आज का हरीपुर है ये हरी सिंह नलवा के नाम पे। तो हरी सिंह नलवा की बहुत इंटरेस्टिंग दास्तान है, वो मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। और कहा जाता है कि भाई इसने बचपन में 12-14 साल की उम्र में शेर को मारा था, अपने हाथों से मारा था, और इसलिए इसको बाघ मार सिंह भी कहते थे। बाघ शेर को कहते हैं, छोटा बगीला जो होता है। लेकिन ये रिवायत पता नहीं सच है या नहीं। बादशाह सलामत का नेज़ा चूक जाता था या तीर मिस हो जाता था तो दर्जन भर दरबारी वो गरीब शेर के ऊपर नेज़े बरसा के कहते थे हजूर आपने शिकार किया। लेकिन बहरहाल और नलवा की शख्सियत बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा जनरल था, तारीख के बड़े जनरल्स में उसका नाम आता है। एक मैं उसका हवाला देना चाहता हूँ कि मिशनी पोस्ट है हमारी खैबर पास में, तो वहाँ पे नक्शा वगैरह बना हुआ है। तो वहाँ पे एक साहब थे फौज के कैप्टन थे या मेजर थे, तो उन्होंने हमें हिस्ट्री बताई खैबर पास की। तो उसमें कहीं ज़ाहिर है कि मतलब है कि इतना तहकीक इनका नहीं है शोबा,
तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ से फ़लाँ आया, बाबर आया, तैमूर आया, फ़लाँ आया खैबर पास से, कुछ 6-7 महमूद गज़नवी आया, जो इन्वेडर्स थे उनके नाम लिए, उसमें सिकंदर आज़म का भी नाम लिया। तो मैंने कहा जी हजूर सिकंदर जो है हरगिज़ मतलब खैबर पास से नहीं आया था, वो दीर की तरफ से आया था। और दूसरी बात, आपने जितने भी लोग बाहर से आए और हमारी सरजमीन पर हमलावर हुए उनके नाम तो लिए, लेकिन आपने एक जनरल का नाम नहीं लिया जो हिंदुस्तान से गया और बाहर वो हमलावर हुआ। कहने लगे जी कि यहाँ से कौन गया? मैंने कहा हरी सिंह नलवा। हरी सिंह नलवा अपनी फ़ौज के साथ यानी महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज के साथ जो ट्रेन थी वाटरलू में, जिन जनरल्स को डिफीट हुई नेपोलियन के, उनकी तरबियत याफ्ता थी। तो वो यहाँ से खैबर पास से गया था और आप वहाँ पे भी किला भी है, वहाँ पे रंजीत नलवा का बनवाया हुआ, जहाँ पे एक्चुअली उसकी डेथ भी हुई फाइनली। तो वो अफ़गानिस्तान पे हमलावर हुआ। तो हम उसका तज़किरा ही नहीं करते क्योंकि बेचारा यहाँ से जो गया है, हम पसंद करते हैं कि बाहर वाले आएँ तो हम उनको जी आया कहें। फोरस को नहीं मानते, सिकंदर को मुसलमान मानते हैं। नाज़रीन, ताड़ साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो प्यार का पहला पंजाब के हवाले से जारी है। प्यार का पहला पंजाब, क्या खूबसूरत नाम है। और इस किताब में बड़ी खूबसूरत और बड़ी मोहब्बत के साथ जो पंजाब का जिक्र किया गया है, पंजाब की रवायात का जिक्र किया गया है, पंजाब की लोक दानिश का जिक्र किया गया है, सूफिया का तज़किरा है, और जो हमारी रवायात हैं, सकाफ़त है, ज़ुबान है, शायरी है, इन तमाम चीज़ों को मतलब इकट्ठा करके पंजाब को बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया। प्यार का पहला पंजाब के हवाले से हमारी जो गुफ्तगू है वो ताड़ साहब के साथ जारी है। प्यार का पहला पंजाब के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो हमने ताड़ साहब से पूछने हैं। अगली किस्त में फिर मुलाकात होती है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाएंगे जो स्कॉटलैंड में मुकीम है और पाकिस्तानी है, और इसके साथ साथ उन्होंने फैसलाबाद में लावारिस जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल और पनाहगाह भी बनाई है जहां उनका इलाज भी किया जाता है। और बेसिकली उनका पर्पज़ यही है कि जानवरों की देखभाल के जो मराकज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में कायम किए जाएँ, शेल्टर होम्स बनाए जाएँ ताकि जानवरों की जो प्रॉपर देखभाल है वो की जा सके। ताहिरा रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि ऑब्वियसली उन्होंने ये एक पर्पस है या प्रोजेक्ट है शुरू किया, इसके पीछे क्या रीजंस थी। ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिरा साहिबा, सबसे पहले तो अपने इस वेंचर के हवाले से ऑब्वियसली जानवरों की देखभाल, ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, और आपने अपना यहाँ पर एक सेटअप शुरू किया है। इसके पीछे रीजंस और क्या पर्पस था ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने खुद ही आंसर दे दिया कि यहाँ पर लोगों के ये जहन में नहीं है जानवरों के लिए कुछ करने के लिए, तो इसीलिए शायद उनकी मिजरी भी इस लेवल तक है। तो यही जो कि मैं ऑलवेज अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि पाकिस्तान में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हमें ये मिजरी, ये चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। जब आप वहाँ हमेशा रहते हो तो आप यूज्ड टू हो चुके होते हैं, आपको वो उस लेवल का फील नहीं होता है। तो तब जितना कर सकते थे वही करते थे, फिर यहाँ से आके भी जो भेज सकते थे, यहाँ बैठे बैठे जो कर सकते थे करते थे। फिर एक ऐसा हादसा हुआ डॉग का जो मैं जिसको नहीं बचा सकी, कुछ ज्यादा ही वो मुझे मेंटली वो कर गया। तो वापस आई आके यहाँ पर फॉर होल 10 months कोरोना की वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टक थी, तो द होल मंथ मैंने रजिस्टर अपने आप को यहीं पे करवाया ऑस्कर के थ्रू। और फिर मैंने पूरा वो जो 10 months थे हर वक्त मैं टीवी पर चैनल्स पर सिर्फ ये देखती थी कि इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी मिजरी कम करने के लिए। सीरियसली 24/7 मेरे टीवी पर यही प्रोग्राम चलते थे, हाउ कैन आई सेव देम, क्योंकि मैं वेटनरी नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, तो मुझे ये सब फिर मैंने उस टाइम पे सीखा। आफ्टर 10 months जैसे ही मुझे चांस मिला मैं पाकिस्तान गई, वहाँ मैंने स्टे ऑफ द आर्ट, मैंने बहुत ही प्यारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ मैंने हॉस्पिटल बनाया। और असल में मेरी जो मैं यहाँ से स्कॉटलैंड से ड्रीम लेके गई थी वो यही थी कि मैं इनकी रूट कॉज पे, मिजरी पे कैसे काम कर सकती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे जो वर्ल्ड के शेल्टर्स हैं उनसे मैंने फिर यही सीखा कि मुझे TNVR यानी कि मुझे इनको न्यूड वैक्सीन
स्पे न्यूट वैक्सीन करना चाहिए ताकि इनके आगे बच्चे ना हो। वैक्सीन करना चाहिए ताकि ये जो हमारे पाकिस्तान में रेबी के इतने खतरनाक केसेस होते हैं उन पर मैं काबू पा सकूं। तो अभी के लिए मैं जो कर रही हूँ कि हम पहले तो हम उनको खुद भी शेल्टर पर लेके आते हैं बहुत बड़े लेवल पर, जहाँ पर फिर उन्हें स्पे न्यूट किया जाता है। अगर वो हेल्थी होते हैं, सेफ एरिया होते हैं, तो वहाँ वापस छोड़ दिया। अपने सेंटर के हवाले से कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, कैसे है? एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आपने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, और क्या यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का जानवर लेके आया जा सकता है, या फिर आप स्पेसिफिकली सर्टन जो एनिमल्स हैं उनको आप केटर कर रही हैं? ज़रा इसकी डिटेल्स हमें बताइए अपने सेंटर की। जी, यहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक्सरे मशीन है, माइक्रो खुर्दबीन है, कुछ भी आप कह लें कि जो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए थी इनके लिए, वो सारी मैंने अपनी से इनॉग्रेशन से पहले मैंने सब अरेंज कर चुकी थी। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, अच्छा, और आईसीयू रूम है, और सांचरी बनाई है। तो इनके लिए बहुत तो इसके लिए तो बड़े वसाइल चाहिए वहाँ पे, तो आपको आपका स्टाफ भी होगा जो इनको ट्रीट करता होगा, मेडिसिन चाहिए होती होंगी, अब तो इसके लिए तो बड़े वसाइल चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, तो आप कैसे पूरे करती हैं? क्या कुछ डोनर्स हैं आपके जो आपको डोनेट करते हैं, अपनी पॉकेट से करती हैं, या फिर आपका प्लान है कि इसको एक डोनेशंस के ऊपर चलाया जाए? इसके लिए क्या मैकेनिज्म आप लेके चल रही हैं? इसके लिए यही है कि अब तक तो मैं खुद से कर रही हूँ। है 1-2% कोई है लोग 1-2% ओनली, तो अभी रिसेंटली से सिंस लास्ट मंथ जिन्होंने मतलब आगे बढ़ के थोड़ी हेल्प की है, उसके अलावा तब से लेके अब तक ऑब्वियसली यू जस्ट सेड मेरे करोड़ों लग रहे हैं इसके ऊपर, जो कि मैं अपनी पॉकेट से और मेरे बच्चे यहाँ से स्कॉटलैंड से भेजते हैं। माय सिस्टर हेल्प मी आल्सो। तो अभी के लिए मैं यहाँ आज पहली दफा इस चैनल पर ये कहना चाहूंगी कि जो एनिमल लवर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कीप टेलिंग मी, प्रेज भी करते हैं, कीप टेलिंग मी डू मोर, तो वो आगे बढ़ के अब मेरी हेल्प करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी कोई लिमिट होती है। तो इससे पहले कि मेरी वो लिमिट खत्म हो जाए और ये सारा जो इस काम इतने पार के आए हैं यहाँ से हम वापस मुड़ जाएं, सो प्लीज मेरी वेबसाइट पे जाएं, मेरे फेसबुक पे जाएं, वहां पर प्लीज। वेबसाइट और फेसबुक बताइए आप क्या है? मेरी फेसबुक है ताहिरा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन का पेज है, और इसी की मेरी वेबसाइट भी है, तो अगर वो वहां पर जाके सर्च करें तो दिल सी ताहिरा एनिमल केयर फाउंडेशन। ठीक है, ठीक हो गया। वेलफेयर फाउंडेशन। ओके ताहिरा साहब, ऑब्वियसली आपने अपने तौर पे किया, और जैसे आप कह भी रही हैं कि बहुत सारे लोग जो एनिमल लवर्स हैं वो आपके साथ आगे बढ़ के इस कॉज के अंदर आपका साथ दें। ऑब्वियसली स्टेट के साथ भी आप कुछ इस तरह के मामलात कर सकती हैं, आप गवर्नमेंट के किसी इदारे से, या यहाँ पे जो वेटनरी के ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है। इसी तरह की कोई प्रोजेक्ट पे एग्जैक्टली आपने कोई प्लान रखा है अपना? प्लान है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि आई नो नथिंग अबाउट पाकिस्तान। अभी 1 साल ही मुझे हुआ है। आई डोंट नो मुझे जाके कौन सी डोर नॉक करनी चाहिए, किससे हेल्प मांगनी चाहिए। तो जहाँ तक अब तक मैंने जिससे हेल्प की है ना, सीरियसली वहाँ पर बिग नो मुझे मिला है। तो ऑब्वियसली अगर कोई मुझे डायरेक्शन मिले, मे बी आज के इस के जरिए कोई मेरे से राब्ता करे या मुझे डायरेक्ट करे कि प्लीज आप डू दिस, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली व्हाई नॉट। नाउ सीरियसली आई नीड अ हेल्पिंग हैंड। अकेला नहीं, अब तो खैर क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो चीज़ ट्विटर पे आती है वही इन लोगों की नॉलेज में आती है। वैसे तो दे हार्डली बॉदर फॉर सर्टेन थिंग्स, लेकिन आपका मिशन बहुत अच्छा है। और मैं जानवरों को लेकर अक्सर एक बात करता होता हूँ कि ये फेसबुक पे अपना स्टेटस नहीं डाल सकते कि हमें पेन हो रहा है या हमें मेडिसिन चाहिए या हमें भूख लगी है, ना ये ट्वीट कर सकते हैं। बेज़बान है ये, और उनकी उस नीड को समझना, जिनका इक्वली राइट है इस ज़मीन के ऊपर जितना मेरा और आपका है, उतना ही उनको भी जीने का हक है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज। तो आई जस्ट प्रे फॉर यू कि अल्लाह आपको हेल्प करें। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? एक तो आप कह रही हैं कि फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, बल्कि हम अपील भी करते हैं इफ सम अथॉरिटीज वाचिंग तो आपको ज़रूर अप्रोच करें और आपको हेल्प करें इसमें। और भी कोई साहिब हैसियत जो जानवरों से प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो करें। दूसरा, ये फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? आगे क्या करने का इरादा है आपका? फ्यूचर प्लान यही है, एक तो जैसा कि मैंने कहा कि हम अभी खुद जानवरों को लेके आते हैं। दूसरा, हमने काम शुरू किया है कि रोड ट्रिप्स, ताकि ये काम बहुत ज्यादा स्पीड से हो। अच्छा। कि
टीम जाती है, डॉक्टर्स होते हैं, बाकी मेरी टीम होती है, 6-7 लोग होते हैं जो रोड पर डॉग्स को पकड़ कर उनको वहीं पर ही वैक्सीन करते हैं, करते हैं, क्योंकि इनकी अनहेल्थ होने की बहुत बड़ी वजह ये वर्म्स भी होते हैं, उन्हें गंदे से खाना होता है। फिर इन माइक्रोचिपिंग करते हैं ताकि जब कल हम इन्हें दोबारा पकड़े हमें पता हो कि इनको वैक्सीन लगी थी या इनका क्या है सिस्टम, इनका अब तक हम क्या कर चुके हैं। तो उसके बाद हम इन्हें कॉलर पहनाते हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये सेफ ऑलरेडी वैक्सीन हो चुकी है, ये हेल्थी है। तो ये इस वक्त तक के लिए हम जो इस वक्त जो बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं। फिर साथ ही फुल स्पीड से हमें शेल्टर पर लाते हैं और स्प्रे न्यूड वाला फिर प्रोसीजर करके, तो जिसको अगर रिलीज कर सकें हम इन्हें अडॉप्ट करवाते हैं। ये बड़ा अच्छा आपने, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक आम आदमी की या एक इंस्टीट्यूशन की बस की बात नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। इन दी एंड सोशली हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हम भी इन जानवरों को सेव करने में हम अपना किरदार अदा करें। आप सोशली कोई मैसेज देखने वालों को देना चाहें अपने इस काम के बारे में कि वो क्या करें जिससे वो एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपके साथ शामिल हो जाएं इस अमल में? बिल्कुल, आज सीरियसली आप वो बात कर रहे हैं जो मेरे दिल में बातें हैं। सीरियसली आप खुद ही वो किए जा रहे हैं, माशाल्लाह से, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आपकी सोच है, उनको लगता है कि एक शेल्टर खुल गया है और अभी वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम एक फोन करेंगे, उन्हें धमकाएंगे, बुरा भला कहेंगे और उन्हें कहेंगे कि अभी यहाँ पर एक किटन है, उसे आके ले जाओ। तो मेरी लोगों से यही दरख्वास्त है कि प्लीज आप खुद मेरे हेल्पिंग हैंड बने। मैं किसी नहीं ले रही, मैं ये इतनी दूर इतना अच्छा ये सारा छोड़ के वहां पर आप की ही मदद के लिए आई हूँ। इन डॉग से आप ही तंग हैं, आपको ही रेबी का इनसे खतरा है, तो आप लोग मेरी हेल्प करें जहां तक कि आप हेल्पिंग हैंड बने, ना कि आपको उस तरह से क्रिटिसिज्म करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच तारा साहिबा, बहुत शुक्रिया। मैं विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जिस बेजुबान मखलूक के लिए आप काम कर रही हैं, ऑब्वियसली अल्लाह ताला तो इसका आपको अजर देगा ही, लेकिन ऑब्वियसली आपने सोशली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम के जरिए ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि तारा रसूल साहिबा की जो वेबसाइट है उस पर जाएँ और इनकी हेल्प करें, क्योंकि जिस कॉज के लिए ये काम कर रही हैं उसमें पाकिस्तान में स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरत है और इनकी हेल्प से बहुत सारे जानवरों की बेहतरी हो सकती है और उनको शेल्टर मिल सकता है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में हम बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दुनिया भर में जो बोली जाने वाली ज़बानें हैं उनके हवाले से तो तकरीबन 6500 ज़बानें बोली जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में आती हैं? मुझे तो एक ही आती है, मुश्किल से दूसरी आती होगी। जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 80 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी ज़बानें हैं जो मादूम होती जा रही हैं। उनमें से एक ज़बान ब्रुशिस्की ज़बान है। ब्रुशिस्की का शुमार दुनिया की कदीम और तेज़ी से मादूम होती हुई ज़बानों में किया जाता है, और इस 18,000 साल पुरानी ज़बान के हवाले से बात करें तो उसके फ़रोग़ के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ ब्रुशिस्की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले वाले जो ब्रुशोज़ हैं और दीगर शहरी हैं उन्होंने शिरकत की, और इसी ज़बान के हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अली जान मौजूद हैं। हम बात करते हैं अली अहमद जान, जो कि इस ज़बान के हवाले से काम भी कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी इसके रूहे रवां हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं। अली, एक तो थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले तो ब्रुशिस्की में आप बताइए कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत मुश्किल है। That's really cool। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरा, आपके लिए एक बड़ा, हमारे जहन में, हमारे दिल में एक बड़ा एहतराम भी है कि आप एक ऐसी ज़बान के लिए काम कर रहे हैं जो कि मादूम हो रही है। थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बताइए, कैसी रही एक तो ये कॉन्फ्रेंस, और इसको ऑर्गेनाइज करने का जो ख्याल था वो कैसे आया, एंड विद दैट आपको लगता है कि विद टाइम ये हेल्प करेगा ब्रुशिस्की की इसके सर्वाइवल के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आपने सवाल पूछा, देखिए, हम एक तो शायद आपको मालूम भी होगा, गिलगित बल्तिस्तान के 3 छोटे से गांव हैं, वहां पे ये जबान बोली जाती है। हुंजा वैली, यासीन वैली और नगर वैली। हुंजा और नगर तकरीबन आमने सामने हैं, ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन यासीन बहुत ज्यादा दूर है। इन तीनों गांवों में ये जबान बोली जाती है। तो इससे पहले कोई सच इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस, कोई गैदरिंग नहीं हुई थी कि तीनों
गांव के या तीनों रीजन्स के जो लोग एक जगह बैठे, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, क्योंकि हम तीनों के डायलेक्ट्स में डिफरेंस है, काफी फर्क है कि जिस तरह यासीन वाले थोड़ा सा उनका लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हुंजा का मुख्तलिफ है, नगर का मुख्तलिफ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक जगह हम बैठे, क्योंकि एक तो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट में ये लैंग्वेज शामिल है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, एक जगह गुफ्तगू नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो जाहिर है फिर इस फहरिस्त से हम निकाल नहीं सकेंगे। तो इसीलिए हमने बैठने का फैसला किया। आप लोग जब 3 मुख्तलिफ इलाकों के लोग इकट्ठे बैठे, एक ज़बान के अंदर आपने बात की, तबादला ख्याल किया, क्या नुकात सामने आए, ऐसी क्या वजूहात सामने आई जिससे ये ज़बान सिर्फ इन 3 जगहों तक महदूद है, आगे नहीं बढ़ पाई, और क्या ऐसा भी कुछ नतीजा निकला कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर भी बात हुई? दोबारा सवाल दोहराइएगा प्लीज। जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप तीनों रीजन्स के या तीनों इलाकों के लोग एक ज़बान के ऊपर इकट्ठे बैठे, तो फिर ऐसी क्या कमियां या खामियां सामने आई जिनकी बुनियाद पे आपको लगता है कि ये ज़बान एक सर्टन रीजन से आगे नहीं जा पा रही, और क्या इसका हल भी निकाला आपने कि ऐसा क्या करेंगे मुस्तकबिल में जिससे इसकी तरवीज हो, बेहतरी की जाने जाए? बहुत शानदार सवाल पूछा है आपने। देखें, ज़बान की तरक्की और तरवीज उस वक्त मुमकिन है जब उसमें उस ज़बान में अदब तख्लीक हो। तो बुरशस्की को जब हम देखते हैं, बुरशस्की में नज़्म कही जा रही है, बहुत अच्छी नज़्म कही जा रही है, उसमें गज़ल और हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन नसर का अभी तक नहीं लिख रहे हैं लोग। मेरा ख्याल है जब तक इसमें नसर नहीं लिखेंगे, इसमें एक रस्मुल खत का इशू है हमारा, जब तक एक मुतफ़िक़ा रस्मुल खत पे अभी काम कर रहे हैं, गिलगित में कुछ हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने काम शुरू किया है और रस्मुल खत अभी फाइनलाइज कर रहे हैं। रस्मुल खत फाइनल हो, ठीक है, और गवर्नमेंट रियासत की सरपरस्ती में मेरा ख्याल है जब तक बच्चों को इब्तिदाई तालीम में ये ज़बान सिखाई नहीं जाएगी, स्पेशली जो ब्रुश स्पीकर्स हैं उनको ये सिखाई नहीं जाएगी, तो जाहिर है ये दीगर ज़बानों की तरह ये भी ख़त्म हो जाएगी। आपको मालूम भी है कि बल्तिस्तान में एक और ज़बान हुआ करती थी, डुमाकी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, उसके स्पीकर्स नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा अली, जैसे आपने खुद भी कहा कि बच्चों को और इसके हवाले से इसमें जो लिटरेचर है वो बहुत हेल्पफुल होगा इस ज़बान को आगे ले जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पर ना लिटरेचर है इस हवाले से और ना लोगों को इस ज़बान के हवाले से अवेयरनेस है, चाहे वो उस रीजन की बात करें आप 3 रीजन्स को जिनको आपने पहले स्पेसिफाई किया। क्या इकदाम हो सकते हैं मजीद? आपने कॉन्फ्रेंस तो कराई, यहाँ पे स्पीकर्स और दीगर लोगों ने भी शिरकत की, आगे किस तरह से आप इस ज़बान को कन्वे करेंगे लोगों तक, और इसमें जो लिटरेचर है उसके फ़रोग के लिए क्या हो सकता है आगे? देखें, ये जो कॉन्फ्रेंस है मतलब एक खामोश दरिया या समंदर है, उसमें कंकर फेंका है हमने, तो ये लहरें अभी आगे तक जा रही हैं। जी जी बिल्कुल, हम नहीं कर सकते और वक्त लगेगा और करेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, वक्त लगेगा। जी 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 अदब तख्लीक करना होगा हमें और उसको प्रिंट में लेके आना होगा, बच्चों को सिखाना होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये रियासत की जिम्मेदारी है, जब रियासत बच्चों को पढ़ाएगी नहीं स्कूल सतह पर, तो जाहिर है ज़बान आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर इस ज़बान के एक एम्बेसडर के तौर पे आपसे ये सवाल करूं, क्यों लोग बोलेंगे, ऐसा क्या है इसमें? इफ़ यू डिफाइन योर लैंग्वेज, अगर मैं आपको कहूं कि इसको एक्सप्लेन करें मेरे सामने, या मुझे बीइंग स्टूडेंट कन्विंस करें कि इसलिए मैं इसको सीखूं या बोलूं, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपसे पहले मैं तमाम ब्रुश स्पीकर्स को मैं कन्विंस करूंगा कि वो अपनी ज़बान बोलें, क्योंकि देखें जितने भी ये जो हिजरत करके गांव से लोग, जिस तरह मैं गिलगित से यासीन वैली से हिजरत करके मैं यहाँ कराची आया हूँ, कराची में बैठा हुआ हूँ, ये कुछ हमारी मजबूरियात हैं जो बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं, या हमारी अगर जो नौकरी मैं यहाँ कर रहा हूँ मेरे अपने इलाके में मिलती तो मैं शायद यहाँ नहीं आता। तो और ब्रुशोस जितने भी शहरों की तरफ आते हैं वो अपनी जबान छोड़कर उर्दू, अंग्रेजी और दीगर जबानों में बात करते हैं, स्पेशली अशनाबी बोलते हैं। मैं यही कहता हूँ कि और जबानों में आप बात जरूर कीजिए, गुफ्तगू जरूर कीजिए, जबानें सीखिए, लेकिन अपनी जबान को भूलना चाहिए। और जैसा कि आपने भी सवाल किया कि मैं आपको कैसे कन्वर्स करूं, देखें इसको
दुनिया की मुनफरिद जबान कहा जाता है। ये जो 18,000 की आपने बात की है, इसका मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, पता जो हमारे कुछ सीनियर्स हैं उन्होंने ये बात कही है। तो दुनिया की मुनफरिद और अकेली जबान इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेजेस की फैमिलीज होती हैं। अब तक जितने भी मुहक्किकीन हैं उनका ये कहना है कि ब्रुशेस की किसी भी लैंग्वेज की फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती, ये सबसे मुनफरिद लैंग्वेज। अच्छा जी, ठीक है, तो उस लिहाज से तो फिर थोड़ी टफ भी होगी। चले जस्ट कीप इट ऑन अ लाइटर नोट, हमें ब्रुशेस्की में कह के दिखाएं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तब्दीली आ रही। अच्छा चले कोई कुछ हमें कुछ और बोल दीजिएगा, ये तब्दीली पहले हमें डाइजेस्ट नहीं हुई, आप कुछ और ही बोले। बिल्कुल तब्दीली वाली हवा बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगी। अरे कुछ हमें थोड़ा सा बेसिक्स तो बताएं जो लोग देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस 1 मिनट के सेशन के अंदर कुछ 2-3 चीजें हमें बता दें कि ब्रुशेस्की में आप ऐसे ग्रीट करें या कुछ ऐसा, एनीथिंग अपनी। देखिए ब्रुशेस्की के बारे में मेरे ख्याल से कुछ और चीजें मैं आपको बताता चलूं कि ब्रुशेस्की के बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 8 डिफरेंट साउंड्स हैं। अच्छा, उर्दू इंग्लिश से 8 मुख्तलिफ साउंड्स हैं हमारी जबान के, जिसमें जिस तरह एक तो उर्दू में हम बात करें तो सीन है, शीन है, ठीक है, और हमारी लैंग्वेज में एक और है शीन, श्रे की आवाज है, श्रेन। अच्छा, वाओ। और ये शिना से मुख्तलिफ है? शिना में भी तो ऐसे ही है, शिना से मुख्तलिफ है? शिना से बिल्कुल मुख्तलिफ है, हाँ, क्योंकि शिना से मुख्तलिफ है बिल्कुल। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। तो चलिए कोई एक जुमला जो हम अपने शो में बोल सकें, मतलब वेलकम, ब्रेक का कुछ भी, ताकि हम भी इस ब्रुश की जबान की जो कह ले एक तरवीज के लिए ये बताएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक, हाँ लिखे जरा, अली बताएं जरा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कैसे कहेंगे हम ब्रुशेस्की में? ब्रेक के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा, वक्फा। चलिए ये दरबात सेची मिहनियेशन, ये आप कह दें। नहीं मैं नहीं। सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे अली आप? दरबात सेची मिहनियेशन। It's quite difficult. अच्छा अली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आप चीन के बिल्कुल करीब हैं, तो क्या पाकिस्तान के ही इन इलाकों में या चाइना के कुछ रीजन्स को भी ये जबान कहीं ना कहीं हिट करती है, या ऐसा हो सकता है कि उधर से भी कोई कोलैबोरेशन हो जाए और ये जबान की बेहतरी के लिए इन दी एंड? सवाल दोहराइएगा प्लीज। चीन जो आप बॉर्डर है हमारा चीन का, वो बिल्कुल आपके इलाके के साथ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उस इलाके के की जो जबान बोलने वाले हैं, चूंकि मुझे अंदाजा ये है कि लहजा कम अज कम बहुत हद तक सेम है, कुछ अल्फाज भी सेम है जो बोले जाते हैं दोनों अतराफ, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन काइंड ऑफ थिंग? नहीं, देखें चाइनीज लैंग्वेज आने वाले दिनों में पाकिस्तान की दीगर जबानों को भी खाने वाली है, मेरा ख्याल है उनसे बचे रहे तो बेहतर है। ठीक है। चले एक ब्रेक आप ही ले लें इन पे और फिर हम खत्म कर देते हैं। आप कह दीजिए, आप मिलते हैं ब्रेक के बाद, कह दीजिए। दरबात सच इजद में मिहनियेशन दामशलिंग के इजद आते हैं, हमें नहीं समझ आई। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक दीजिए। एक्सप्रेसो अब आपको खिलाएंगे हम मटन चने, वो भी सुबह सुबह देसी फूड में वर्चुअली। देखते हैं फरियाल क्या नाजरीन, आज मैं यूं हाल रोड पर जीजा जी चने वालों के पास, जो कि 50 साल से यहाँ पर मटन चने बना रहे हैं। आए लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है, और इनसे पूछते हैं कि ये किन मसाला जात से चने तैयार करते हैं जो लोगों का इतना रश लगा रहता है। आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा टेस्ट है। कितना अर्सा हो गया यहाँ से चने खाते हैं? यहाँ से खाते हैं 12-13 साल हो गए। अच्छा, टेस्ट में कभी कोई फर्क आया? कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं, सेम है टेस्ट। आप कहाँ से हैं? असल में मेरा ताल्लुक बेसिकली डेरा इस्माइल खान से, KPKC में ताल्लुक है। तकरीबन 4 साल पहले मैं एक दफ़ा पहले आया था, शॉपिंग के सिलसिले में आया था, तो उस टाइम मैंने खाया था, और स्पेशली उसी टेस्ट की वजह से दोबारा मैं आया हूँ खाने के लिए, स्पेशली वो यहीं पे आया हूँ। मैंने बाकी रेस्टोरेंट पे नहीं किया, डायरेक्ट मैं यहीं पे खा रहा हूँ। आप उसी टेस्ट की वजह से यहाँ आए हैं, तो आज भी वही टेस्ट है? कोई शक नहीं इसमें, जो 4 साल पहले जो टेस्ट था ना, वही टेस्ट वही है। आपको क्या खास बात लगती है इनकी? खास बात सिर्फ जो इसके जो चने का जो रेसिपी है वो यूनिक टाइप है।
वो जो एक होती है ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लाइटली है, आपको ये ना डाइजेस्टेबल है, वो नहीं है, ख़राब नहीं करते आपको मैदे की या जिस तरह की तकलीफात होती हैं, ज़्यादा स्पाइसी होती है, वो नहीं है, नॉर्मल है। KPK की कौन सी डिश मशहूर है? KP में आपको बताया है कि सोबत जो है वो मशहूर डिश है। सोबत होती है पतली माने रोटी, वो चूर के पतला सालन बनाया जाता है जिसको सोबत, वो एक ही थाल में डाल के उसमें 5-6 बंदे गैदरिंग करके आप खाते हैं इकट्ठे होके, वो एक उसका अपना टेस्ट होता है, हाथ से खाया जाता है, 9 चम्मच। अभी आप क्या खाने लगे? मैं ये चने लेने आया हूँ। चने लेने आए? कौन से चने लेने आए? इनके चने मटन वाले चने। मटन चने लेने आए। आपको इनके मटन चनों की खास बात क्या लगती है? इनका जो एक तो मसाले बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तेज़ नहीं होते, और मटन इनका फ्रेश होता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर हाफिज महबूब अली साहब। आप मुझे बताएं ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये हमारे वालिद साहब ने शुरू किया था, तकरीबन 50 साल से ऊपर ही हो गए। जब आपके वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था तो मटन चनों से ही शुरू किया था? हाँ जी, स्टार्ट में ही चनों के और मटन के साथ ही शुरू किया था, और साथ देसी मुर्गी। मसलन के 2 दिन लगा होता है ना, तो उसके बाद देसी मुर्गी चलती है 2 दिन, बाकी मटन 4 दिन मटन होता है। तो शुरू से यही चलता आ रहा है। और आप कितनी तरह के चने बनाते हैं? हमारे पास मटन के चने होते हैं, और मटन का एक कोफ्ता होता है, मटन के कोफ्ते के चने होते हैं, देसी मुर्ग उसके चने होते हैं, और अंडा चने होते हैं। हमारी ये ख़ास आइटम यही है, मटन और देसी मुर्गी। आपके चनों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से आपके पास चने खाने आते हैं? ख़ास बात यही है कि चने हम अच्छे लेते हैं, मियाँ वाली हो गए चने, और मटन खुद लेते हैं, और कीमा भी खुद ही लेके खुद ही बनाते हैं, कोफ्ते भी खुद ही बनाते हैं। इसकी ख़ास बात यही है। इसमें साथ सैलड भी होती है, पुदीने की चटनी वगैरह होती है। इसके अलावा हमारे पास जो मसाला जात होते हैं वो तकरीबन काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लोग ज़्यादातर कौन सा चने खाना पसंद करते हैं? ज़्यादातर पसंद है उनको कोफ्ता, मटन का कोफ्ता होता है, और मटन होता है। मटन ज़रा काफ़ी कम हो गया है महंगाई की वजह से, वरना हमारा मटन तकरीबन कोई मन के करीब होता था, अब तो आधा रह गया है। माशाल्लाह इतना कस्टमर का यहाँ पर रश लगा रहता है। कभी किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेन की? नहीं, अल्लाह के फजल से कंप्लेन तो नहीं की। कभी हो जाता है नमक, कोई कह दे, कोई कैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, वो कहते हैं नमक तेज़ है, तो दूसरा कस्टमर कहता है ठीक है। कभी हो जाता है इस तरह ऊपर नीचे, लेकिन कोई ख़ास कंप्लेन नहीं होती। आप इतने अरसे से यहाँ पर चने सर्व कर रहे हैं तो आपके पास मशहूर शख्सियत तो ज़रूर आती होंगी? हाँ जी, पहले तो माशाल्लाह बहुत सारे आते थे। अब तो आज से तकरीबन 30-35 साल पहले इमरान खान साहब भी यहाँ से खा के गए थे। आमिर सुहेल हो गया, अदाकार साइमा हो गई, ये तकरीबन खाते रहे हमारे। सैयद नूर साहब भी आते हैं, काफ़ी लोग आए, ड्रामों में जो काम करते हैं वो भी काफ़ी आते रहे हमारे पास। सियासतदान मियाँ साहब भी मंगवाते रहे हैं, उनके अलावा ज़िया भट्ट हो गया, ये भी खाते रहे हैं। आप कितने बजे काम स्टार्ट करते हैं? हम तकरीबन 11 बजे शुरू करते हैं सुबह, और 4 बजे तक, तकरीबन 4-4:15 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए देसी मुर्ग और अंडा कोफ्ता के चने आ चुके हैं। इसके साथ आइए गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये वाकई बहुत ज़्यादा लजीज हैं, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। He was supposed to go back, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उनको वेलकम किया और उन्हें कहा है कि आप सर ऊंचा करके वापस आएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आपकी बेइज्जती नहीं की, आपने ऑस्ट्रेलिया को लेट डाउन किया है। वैसे ये सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम इवेंट है इस साल का, जो कि शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो जोकोविच फैंस अ बिट डिसअपॉइंटेड और खुद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड से थोड़ा सा पीछे रह गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब का आज एक्सप्रेस अखबार के अंदर एक मजमून छपा है जिसका टाइटल है रूहे रियासत मदीना और पाकिस्तानी मुआशरे की तश्कील 9। ये आप आज के एक्सप्रेस अखबार में ट्विटर पे भी शेयर किया उन्होंने, सो यू कैन रीड इट राइट नाउ। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।